पुस्तक 18 अध्याय 19 लगातार मृत्यु। हालांकि फिनगॉड्स की सेना जल्दी से पंगु युद्ध संरचनाओं में एकत्रित हो गई और तुरंत बाहर निकल गई, फिर भी इसमें थोड़ा समय लगा। उस थोड़े से समय के भीतर सीमलेस गेट द्वारा भेजी गई सेनाएं, जिनमें ट्रू इमोर्टल व्हाइट पोल, गेट मास्टर एजियो फॉक्स, अन्य एम्पायरियन देवता ट्रू इमोर्टल, 16 ब्लड क्लाउड गोलेम और 6 ब्लैक एम्पायरियन गॉड गोलेम शामिल थे, सभी ने कार्रवाई शुरू कर दी। दहाड़ मारना। 6 काले एम्पायरियन गॉड गोलेम तुरंत अपने सहयोगियों की ओर बढ़े तथा अन्य 8 एम्पायरियन गॉड गोलेम और 3 सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन के साथ एकजुट हो गए। रक्त का सागर असीम है। ब्लड क्लाउड हॉल के दुबले पतले हॉलमास्टर ने तुरंत अपना मंत्र पढ़ा, जिससे उसके आसपास के क्षेत्र से रक्त की लहरें उठने लगीं। रक्त की अंतहीन लहरों ने पूरे क्षेत्र को भर दिया। सीमलेस गेट के श्वेत मुख वाले फ्लड ड्रैगन और एम्पायरियन गॉड गोलेम इससे प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उन्हें इससे मदद भी मिली। जहां तक हेवन पनिशस और ग्रैंड जिया के 5 एम्पायरियन गॉड गोलेम की बात है, तो उन्हें अंतहीन लहरों से बहुत परेशानी महसूस हुई। छोटे बच्चों। गेटमास्टर अजूर फॉक्स हवा में खड़ी थी, उसके वस्त्र लहरा रहे थे। उसने दूर की ओर इशारा किया और तुरंत उसके पीछे एक विशाल, घनी, नीले रंग की पूंछ की धुंधली छवि दिखाई दी। उसी समय उसकी पूंछ से रेशम के अनगिनत नीले रेशे फैल गए, जो आकाश को ढंक रहे थे और ग्रैंड जिया की सेनाओं की ओर कुंडलित हो रहे थे। एक मुरझाता है, एक खिलता है। सच्चा अमर स्काईफॉर्मर तुरंत युद्ध मोड में चला गया। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। विशाल वीरान जंगल में अचानक हरी घास उगने लगी। ये घास तो बस एक साधारण जंगली घास थी, लेकिन इसमें जबरदस्त जीवन शक्ति और जीवन ऊर्जा समाहित थी। खून की लहरों और नीले रेशमी रेशों से भरे इस क्षेत्र के बावजूद जंगली घास की अनगिनत लंटें फिर भी बलपूर्वक बाहर निकल आईं और हवा में बेतहाशा हिलने लगीं। सच्चे अमर स्काईफॉर्मर ने अकेले ही हॉलमास्टर और गेटमास्टर एजियो फॉक्स के मंत्रों को रोक दिया था। उन्मत्त जंगली घास आश्चर्यजनक गति से तेजी से मुरझाने लगी, लेकिन फिर उतनी ही तेजी से फिर से उगने लगी। वे मुरझाईं और फिर बिना रुके फिर से उगने लगीं। टपक टपक। सच्चे अमर डोंगियान के चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। तुरंत ही आकाश से पानी की बूंदें गिरने लगीं। जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पर गिरीं, उनसे टपकने जैसी आवाजें निकलीं। जब वे ग्रैंड जिया की सेनाओं पर गिरीं, तो उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब भी बारिश की बूंद सीमलेस गेट के किसी सदस्य पर गिरती, तो उसमें जबरदस्त विनाशकारी शक्ति होती, जिससे उनके शरीर कांप उठते। दोनों पक्षों के शुद्ध यांग सच्चे अमरों ने अपने मंत्र और मंत्रों का प्रयोग किया था तथा अपनी सेनाओं की रक्षा करते हुए अपने शत्रुओं को रोकने और उनकी गति धीमी करने का भरसक प्रयास किया था। युद्ध में सहयोग सर्वोपरि था। अगर वे बस एक दूसरे पर अंधाधुंध हमला करते रहे, तो न तो ग्रैंड जिया और न ही सीमलेस गेट अपनी पूरी शक्ति और क्षमता का इस्तेमाल कर पाएंगे। जब एक शुद्ध यांग ट्रू इमोर्टल पूरी तरह से मंत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो वह उनके पूरे पक्ष के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हुश 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 हुश। 18 दुबले पतले रक्त रंग के एम्पायरियन गॉड गोलेम पूरी तरह से मौन गति कर रहे थे तथा उनके आंदोलनों से केवल कुछ स्थानिक तरंगें उत्पन्न हो रही थीं, क्योंकि वे प्रकाश की रक्तिम किरणों की तरह आगे बढ़ रहे थे। इतनी तेजी, उनकी गति अविश्वसनीय है। अच्छा नहीं है, उनकी गति हमारी गति से कम दोगुनी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रैंड जिया की ओर से 6 हेवन पनिशर और 5 एम्पायरियन गॉड गोलेम पहले तो लड़ते समय शांत रह पाए थे, लेकिन अब वे तुरंत घबरा गए, दोगुनी तेजी से। यह क्या दर्शाता है? ये समझना जरूरी है कि जिंदगी मौत की लड़ाई में अगर आपका दुश्मन आपसे जरा भी तेज है, तो आपके लिए बच निकलना बहुत मुश्किल होगा। दुगुनी तेज, उनके दुश्मन बिना किसी रोक टोक के उनसे खिलवाड़ कर पाएंगे। घबराओ मत। हालांकि ये ब्लड क्लाउड गोलेम बहुत विशाल हैं, लेकिन ये बहुत नाजुक हैं। अगर तुम दोनों मिलकर एक संयुक्त हमला करो, तो तुम एक ब्लड क्लाउड गोलेम को पूरी तरह से नष्ट कर पाओगे। यहाँ तक कि एक अकेला हेवन पनिशर भी अकेले लड़कर उस पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचा सकता है। जिया सम्राट ने मन ही मन संदेश भेजा। जिया सम्राट की ओर से एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर सभी अपनी पूरी क्षमता से मंत्रों का प्रयोग कर रहे थे। ब्लड क्लाउड गोलेम्स को धीमा करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनके मंत्रों की शक्ति ब्लड क्लाउड गोलेम्स की गति कम कर रही थी, फिर भी गोलेम्स हेवन पनिशर से 50% तेज बने रहे। ठीक इसी क्षण हवा में अचानक आकृतियों का एक विशाल घना समूह प्रकट हुआ। अनगिनत राक्षस देवता अचानक प्रकट हुए, जो 3 विशाल काले तूफानी बादलों की तरह एक साथ बन गए थे। तीनों विशाल काले तूफानी बादलों के ऊपर एक विशाल काय नंगे पांव दैत्य था, जिसके हाथों में एक विशाल कुल्हाड़ी थी। उनकी अलौकिक आभा ने आकाश को भर दिया, जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र क्षण भर में शांत हो गया। पंगु, वहां उपस्थित सभी लोग, जिनमें यूनिटी और जीनिंग भी शामिल थे, जिन्होंने पहले कभी पंगु या इस संरचना को नहीं देखा था, अपने दिलों में यह निश्चित महसूस कर रहे थे कि नंगे पांव बड़ी कुल्हाड़ी चलाने वाले ये दैत्य पंगु ही होंगे। उस दैत्य की आभा से एक स्वाभाविक सहज आभा निकलती थी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज उसके सामने नतमस्तक हो। संभवतः पौराणिक पंगु के अलावा केवल माता नुवा ही ऐसी आभा रखने में सक्षम थी। यद्यपि पंगु युद्ध संरचना के माध्यम से प्रकट हुई पंगु की आभा वास्तविक चीज की तुलना में बहुत कमजोर थी, फिर भी इसमें पूर्ण उत्कृष्टता का गुण था। एक ऐसी आभा जो निंद के गुरु कुलपति सुभूति के पास भी नहीं थी। हा हा हा। काले तूफानी बादलों के सेनापतियों में से एक एम्पायरियन देवता कोल्सिवेज जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने सामने खड़ी विशाल आकृतियों को नीचे देखा। उनकी शक्तिशाली आभा उसे युद्ध करने की इच्छा से भर रही थी। बच्चों, हम अनगिनत सालों से इंतजार और सहन कर रहे हैं।
बहुत लंबे समय से। आज आइए सीमलेस गेट को यह एहसास दिलाएं कि हम फेंट गॉड कितने दुर्जेय हैं। उन्हें हमारी शक्ति का स्वाद चखा दो, उन सब की हत्या कर दो, सबका सफाया कर दो, सबको जिंदा खा जाओ। आहा। अनगिनत राक्षस देवता क्रोध से चिल्ला उठे। वे अनगिनत वर्षों से प्रताड़ित थे और आज वे अपनी काली इच्छाओं को पूरी तरह से प्रकट करने वाले थे। एम्पायरियन देवता कोलसेवेज की आवाज हर फेंट गॉड के कानों में गूंज रही थी। हालांकि अनगिनत फेंट गॉड 3 भागों में बटे हुए थे। एम्पायरियन देवता कोलसेवेज का प्रभाव निर्विवाद था। वे ग्रैंड जिया के मूल निवासी फेंट गॉड के सच्चे और एकमात्र नेता थे। चलदर, मारना, शुल्क, 3 विशाल काले तूफानी बादल तुरंत ही नीचे की ओर क्रूरतापूर्वक मारक उल्लास के साथ आक्रमण करने लगे। वे इतने शक्तिशाली हैं, ट्रू इमोर्टल व्हाइट पोल, गेटमास्टर एजियो फॉक्स और अन्य सभी के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। सीमलेस गेट की खुफिया क्षमताएं वाकई जबरदस्त थीं। ऊपर से पहले ही यह संदेश आ चुका था, ग्रैंड जिया के मूल निवासी फेंट गॉड्स पहले ही जिया सम्राट के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उन्हें बस यही एक पंक्ति दी गई थी। ट्रू इमोर्टल व्हाइट पोल और बाकी लोग बस यह अनुमान लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि इसका क्या मतलब है। उन्हें ठीक पता नहीं था कि मूल फेंट गॉड कितने शक्तिशाली थे, लेकिन वे कमजोर तो बिल्कुल नहीं थे। जहां तक अपने वरिष्ठों से और जानकारी मांगने की बात है, उनकी हिम्मत नहीं हुई। जिस व्यक्ति ने उन्हें ये खुफिया रिपोर्ट भेजी थी, उनका दर्जा अविश्वसनीय रूप से ऊंचा था। सीमलेस गेट की प्रमुख शक्ति जिसने ये खुफिया रिपोर्ट भेजी थी की तुलना में तो उनका गॉड किंग भी निचले स्तर का था। अनगिनत दिव्य क्लेशों के स्थान, अनगिनत अन्य प्रकार की खुफिया रिपोर्टें, वह रहस्यमयी आकृति, लगातार अनगिनत खुफिया रिपोर्टें उन्हें एक व्यवस्थित, लगभग मशीनी तरीके से भेजती रहती थी। खुफिया जानकारी जुटाने के मामले में सीमलेस गेट तीनों लोकों में सर्वोच्च था। ठीक उसी रहस्यमयी महाशक्ति की वजह से वह रहस्यमयी उपस्थिति हर एक रिपोर्ट की विस्तार से व्याख्या नहीं कर सकती थी। रिपोर्टों का उपयोग कैसे करें, उनका लाभ कैसे उठाएं, क्या कदम उठाएं, गेटमास्टर एजियो फॉक्स और अन्य लोगों को ये निर्णय स्वयं लेने थे। लगता है ये युद्ध लड़ना आसान नहीं होगा, असंख्य दानवों की गुफा के गुफा गुरु ने मन ही मन कहा। 3 स्वर्गिक देवताओं के नेतृत्व में उनकी शक्ति वेनोमसोंग के श्वेत मुख वाले बार ड्रैगन से जरा भी कम नहीं है। हमें अभी भी लड़ना है, भले ही यह आसान न हो। सच्चे अमर व्हाइट पोल की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। हमें ग्रैंड जिया पर कब्जा करना है। जो भी हमें रोक रहे हैं उन्हें मिटा देना होगा। ठीक है, गेटमास्टर अजूर फॉक्स ने सहमति में संदेश भेजा। हमें ग्रैंड जिया पर कब्जा करना होगा। जिया सम्राट वाकई बहुत शक्तिशाली है। वह क्रिम्सन राइट दायरे के 3 सरदारों में से एक है। मुझे बहुत पहले ही पता था कि उसके ग्रैंड जिया पर हमला करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसकी हैसियत के कारण उस पर हमारी विजय और भी जरूरी हो जाती है। क्रिम्सन राइट क्षेत्र दर्जनों प्रमुख दुनियाओं और अनगिनत छोटी दुनियाओं को संदर्भित करता है, जिनका नियंत्रण डाउफादर क्रिम्सन राइट के पास था। क्रिम्सन राइट दायरे का सर्वोच्च रैंकिंग सदस्य स्वाभाविक रूप से डाउफादर क्रिम्सन राइट था। इसके बाद 3 प्रमुख आए। साधारण स्वर्गिक देवताओं और सच्चे अमरों को इन तीनों से एक स्तर नीचे स्थान दिया गया। उन तीनों को प्रमुख क्यों कहा गया? किसी राज्य के प्रमुखों के पीछे आमतौर पर लगभग 10 एम्पायरियन देवता या सच्चे अमर देवता होते थे। जो कोई 10 एम्पायरियन देवताओं या सच्चे अमर देवताओं का नेतृत्व कर सकता था, वह स्वाभाविक रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। निम्न के एम्पायरियन देवता बनने के बाद उसके पीछे वे 7 एम्पायरियन देवता भी थे और इसलिए उसे भी एक प्रमुख माना जा सकता था। लेकिन निश्चित रूप से यदि वह अकेला होता तो स्वाभाविक रूप से उसकी स्थिति निम्न स्तर की होती। ये समझना जरूरी है कि लू डोंगबिन के स्तर का कोई भी व्यक्ति अगर अकेले हो और उसे एम्पायरियन देवता रेड स्नो के नेतृत्व वाले 7 ग्रहों के देवता का सामना करना पड़े तो उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यही बात उन सरदारों को इतना शक्तिशाली बनाती है। वे सच्चे देवता डाउफादर के स्तर से नीचे के पूर्ण प्रभुत्वशाली हैं और अगर वे किसी बड़े संसार पर कब्जा कर लेते हैं तो उस पर उनका शासन निरंकुश होगा। कोई भी एम्पायरियन देवता या सच्चा अमर उसमें दखल देने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक लू डोंगबिन जिया सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली था। उसके साथ उच्च गुफाओं के 8 अमर देवता थे, साथ ही अन्य अनुयायी भी थे। क्रिम्सन राइट दायरे के 3 प्रमुखों में से एक जिया सम्राट द्वारा शासित दुनिया पर हमला करना और उसे हराना बेशक मुश्किल था, लेकिन इससे सफल होना और भी जरूरी हो गया। स्विश 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 16 रक्त बादल गोलेम अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहे थे। 3 पंगु युद्ध संरचनाएं, स्वर्ग दंडक, अन्य एम्पायरियन देव गोलेम, कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। रक्त बादल गोलेम प्रकाश की धारियों की तरह 6 स्वर्ग दंडकों की ओर बढ़ रहे थे। और जी निंग का क्या? निंग अभी भी सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय द्वारा अपनी जगह पर बंद था, जो अपनी शुद्ध यांग ऊर्जा के माध्यम से उसे बंद करने में व्यस्त था। ये समझना जरूरी है कि यह एक ऐसा जादू था जो क्रिम्सन जॉय ने अपने ही जिंदनसार का कुछ हिस्सा खाकर बनाया था। वह बिना किसी ठोस कारण के इस जादू को छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए वह इसे पूरे समय बनाए रखता था। अगर और कुछ नहीं तो इस जादू को बनाए रखकर वह स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली दंडकों जीनिंग को बंद कर रहा था। बस इतना ही काफी था। धमाका धमाका धमाका। ब्लड क्लाउड गोलम्स ने 6 हेवन पनिशेस पर बेतहाशा हमला किया। मारना मारना। राक्षस देवताओं की भयानक बाढ़ ने युद्ध में प्रवेश किया। गड़गड़ाहट। फील्ड गॉड्स के काले तूफानी बादल के ऊपर हवा में एक विशालकाय पेंगस ने अपनी भुजा लहराई। वह भुजा कई हजार मीटर लंबी थी।
ब्लड क्लाउड गोलेम में से एक ने बचने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह उससे टकरा गया। धमाका, रक्त मेघ गोलेम का शरीर हवा में पूरी तरह से उड़ गया तथा उसके अंदर मौजूद सभी दिव्य अमर प्राणी आघात तरंगों से नष्ट हो गए। हालांकि सीमलेस गेट की सेनाएं ठंडी और स्पष्टवादी बनी रहीं। यही ब्लड क्लाउड गोलम्स की घातक कमजोरी थी। वे बहुत कमजोर थे, उनकी गति भयानक थी, लेकिन उन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता था। तीनों फेंट गॉड सेनाएं वेनमसोंग के सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन के बराबर थीं और इसलिए एक ब्लड क्लाउड गोलेम को नष्ट करने के लिए पूरी ताकत से प्रहार ही काफी था। एक बार गोलेम के नष्ट हो जाने पर उसके भीतर मौजूद सैकड़ों दिव्य अमर स्वाभाविक रूप से शॉकवेव से नष्ट हो जाएंगे। सावधान, इंद्रधनुष। जिया सम्राट का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। रेनबो हेवन पनिशर को वेनमसोंग के सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन ने अभी गिराया था। अचानक 4 ब्लड क्लाउड गोलेम सीधे उसकी ओर झपटे। ब्लड क्लाउड गोलेम बहुत तेज थे। यद्यपि जिया सम्राट और अन्य सभी लोग वहां मौजूद थे, लेकिन जब तक उन्होंने खतरे को देखा, स्लैश स्लैश बूम, स्वर्गीय दंडक का विशाल फिंगॉड शरीर पूरी तरह से फट गया, जिससे उसके अंदर मौजूद कई दिव्य अमर और ढीले अमर प्रकट हो गए। पुस्तक 18 अध्याय 20 ग्रैंड जियास वॉल्टेड फॉर्मेशन। दिव्य अमर और ढीले अमर पागलों की तरह भाग गए। हा, भाग रहे हो, मरना। 4 ब्लड क्लाउड गोलेम ने बचे हुए सेलेस्टियल इमॉर्टल्स और लूज इमॉर्टल्स का कत्लेआम कर दिया। पहले जब किसी हेवन पनिशर को व्हाइट फेस्ड फ्लड ड्रैगन द्वारा नष्ट किया जाता था तो उनमें से केवल एक ही बचे हुए लोगों का कत्लेआम कर सकता था, लेकिन अब 4 ब्लड क्लाउड गोलेम मिलकर उनका कत्लेआम कर रहे थे। हालांकि ब्लड क्लाउड गोलेम व्हाइट फेस्ड फ्लड ड्रैगन से थोड़े कमजोर थे, लेकिन वे बहुत तेज थे और इन सेलेस्टियल इमॉर्टल्स को आसानी से मार डालने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते थे। चूंकि वे 4 थे, पलक झपकते ही सभी 1000 सेलेस्टियल इमॉर्टल्स का सफाया हो गया। उनमें से एक भी नहीं बच पाया। यहाँ तक कि जो लोग अमर संपदाओं के भीतर छिप गए थे उन्हें भी तुरंत उन रक्त बादल गोलेमों ने पकड़ लिया। धिक्कार है। इम्पायरियन देवता किंडवॉटर ने एक भयंकर गर्जना की, क्योंकि वह अपनी विशाल फिंडगॉड सेना के साथ आक्रमण कर रहा था। इंद्रधनुष। छठा भाई। अन्य स्वर्गीय दंडकों की आंखें लाल हो गईं। ये सब बहुत तेजी से हुआ था। पहले जब वे सफेद चेहरे वाले बाढ़ के ड्रैगन से लड़ते हुए खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते थे तो जिया सम्राट और अन्य लोगों के पास हस्तक्षेप करने और मदद करने के लिए पर्याप्त समय होता था। लेकिन जब रेनबो हेवन पनिशर पर 4 ब्लड क्लाउड गोलेम के हमले हुए तो उन्हें बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला। रेनबो हेवन पनिशर पलक झपकते ही चकनाचूर हो गया और अगली ही पलक में उसके सभी अमर कत्लेआम हो गए। ये बहुत तेज था। छठा भाई। निंग की आंखें भी लाल हो गईं। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था। कोई भी बीच बचाव नहीं कर पाया था। लानत है। निंग ने अपने दोनों हाथों से आनंद विश्व तलवारें लहराईं और अपने चारों ओर की काली जंजीरों पर बेतहाशा प्रहार किया। दूर स्थित सच्चा अमर क्रिम्सन जॉय मंत्र को बनाए रखने का प्रयास करता रहा। दांत पीसते हुए उसने मन ही मन सोचा, ये जी निंग सचमुच पागल है। वह जानता है कि वह बच नहीं सकता, फिर भी वह इस तरह के बेतहाशा हमले जारी रखता है। उसकी शुद्ध यांग ऊर्जा लगातार क्षीण होती जा रही थी, जबकि निंग स्वर्ग और पृथ्वी की और भी अधिक प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। सच्चा अमर क्रिम्सन जॉय। निंग को और भी अधिक घृणा महसूस हुई। इन काली जंजीरों की शक्ति अद्भुत थी। निंग सचमुच 7 एम्पायरियन देवताओं को बाहर आने के लिए कहना चाहता था। चूंकि ग्रैंड जिया और सीमलेस गेट लगभग बराबरी पर थे, वे एक ऐसा निर्णायक प्रहार कर सकते थे जिससे इस युद्ध की पूरी गति बदल जाती। हालांकि सातों ने उसे केवल एक बार मदद करने का वादा किया था। यह निंग को दूसरा जीवन देने के बराबर था अगर किसी नाजुक घड़ी में उन्हें बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। इसके अलावा हालांकि निंग सचमुच क्रोधित था, हृदय बल पर उसकी महारत शासक स्तर तक पहुंच गई थी, इसलिए वह पूरी तरह से शांत रह सकता था। वह अपने क्रोध के कारण जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता था। 7 एम्पायरियन देवता खेलने के लिए एक बेहद शक्तिशाली कार्ड होते, अभी उन्हें खेलने का समय नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रैंड जिया और सीमलेस गेट के बीच लड़ाई स्पष्ट रूप से अभी तक चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंची थी। अगर मैं तलवार के दांव में निपुण हो जाऊं तो कितना अच्छा होगा। टूट जाओ, लानत है तुम पर। निंग ने अपनी तलवार कला का उपयोग करते हुए काली जंजीरों पर उन्मत्त रूप से हमला करना जारी रखा, जिससे वे उसके चारों ओर कुंडली मारने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। 3 फेंट गॉड सेनाएं ग्रैंड जिया की ओर से सबसे क्रूर और उन्मत्त सेनाएं थीं। पंगु युद्ध संरचनाओं में अपार अद्भुत शक्ति थी। वे अत्यंत विशाल भी थे, उनके हाथ ही आकार में स्वर्गीय दंडकों से भी बड़े थे। इसलिए कभी कभी रक्त बादल गोलेमों को पंगुओं की शक्तिशाली हथेलियों और महाकुल्हाड़ियों से बचना मुश्किल हो जाता था। हालांकि गोलेम बहुत तेज थे, चाहे उन पर कुल्हाड़ियों से प्रहार किया जाए या हथेलियों से, रक्त में एक गोलेम तुरंत बिखर जाएंगे तथा उनके अंदर के दिव्य अमर प्राणी नष्ट हो जाएंगे। धमाका धमाका। हर बार एक बहुत बड़ा विस्फोट सुनाई देता था जब एक और ब्लड क्लाउड गोलेम नष्ट हो जाता था। सच्चा अमर व्हाइट पोल दूर से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान थी। हालांकि उसे उम्मीद थी कि वह कई ब्लड क्लाउड गोलेम खो देगा, लेकिन ग्रैंड जिया के खिलाफ इस लड़ाई में जिस गति से उनका नाश हो रहा था वह बहुत तेज थी। इसकी मुख्य वजह ये थी कि 3 पंगु युद्ध संरचनाओं ने बहुत ज्यादा जगह घेर ली थी। हालांकि वे चलने और आगे बढ़ने में थोड़े धीमे थे, फिर भी अपनी भुजाओं और महाकुल्हाड़ियों से वार करते समय वे बेहद तेज थे। हम्फ। सच्चे अमर व्हाइट पोल की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी जब उसकी नजर एम्पायरियन गॉड कोल्डसेवेज के नेतृत्व वाली फेंट गॉड सेना पर टिक गई। वाह! अचानक सच्चे अमर श्वेत ध्रुव के पीछे 36 बर्फ सफेद अमर तलवारें प्रकट हुईं।
ये 36 अमर तलवारें आपस में जुड़कर हवा में एक विशाल वृत्त का निर्माण कर रही थीं। उनसे शक्ति का विस्फोट हुआ और 36 अमर तलवारें एक विशाल सौर तारे में बदल गईं। लेकिन ऐसा तारा जो बर्फीली ठंडक का आभास दे रहा था। एक तेज ठंड, एक गहरी, हड्डियों तक गहरी ठंड, यहाँ तक कि विशाल जंगल भी तेजी से जमने लगा, क्योंकि हर चीज पर बर्फ की एक परत जम गई। आखिरकार वह अपनी चाल चल रहा है। जिया सम्राट इस पूरे समय सच्चे अमर व्हाइट पोल पर नजर रखे हुए थे। वह व्हाइट पोल से उत्पन्न खतरे को भांप चुके थे। दरअसल सीमलेस गेट गठबंधन में व्हाइट पोल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने जिया सम्राट को खतरे का आभास दिया था। इस प्रकार जिया सम्राट समझ गए कि सच्चा अमर व्हाइट पोल, जो हमेशा इतना शांत स्वभाव का रहा था, सीमलेस गेट का सबसे शक्तिशाली सदस्य था। यद्यपि जिया सम्राट ने कुछ सहायक मंत्र भी डाले थे, लेकिन उनका मुख्य ध्यान सच्चे अमर व्हाइट पोल पर था। अब जबकि सच्चा अमर व्हाइट पोल अपना कदम उठा रहा था, तो उसका कदम निश्चित रूप से चौंकाने वाला था। व्हाइट पोल की दुनिया। सच्चा अमर व्हाइट पोल इस बर्फीले सूरज के बिल्कुल बीच में था, मानो वह उसका स्वामी हो। फिर उसने दूर खड़ी दैत्य सेना की ओर इशारा किया, जिसका नेतृत्व एम्पायरियन देवता कोल्सेवेज कर रहा था। स्विश, प्रकाश की एक ठंडी किरण तुरंत ही आसमान से उड़ती हुई सीधे एम्पायरियन देवता कोल्सेवेज की सेना की ओर बढ़ी। स्वर्ग के देवता कोल्सेवेज ने अपना सिर उठाया और एक भयंकर दहाड़ लगाए। इसके बजाय उसकी दुष्ट सेना के ऊपर विशाल पंगु आकृति ने भी अपनी महाकुल्हाड़ी घुमाते हुए एक भयंकर गर्जना की। धमाका। हालांकि महाकुल्हाड़ी की सतह पर बर्फ की एक परत दिखाई दी, फिर भी हमला रुक गया। हम्फ, सच्चा अमर कोल्सेवेज मुस्कुराया। स्विश 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 स्विश। तुरंत चांदी सी सफेद रोशनी वाले अनगिनत भाले हवा में उछलकर स्वर्ग के देवता कोल्सेवेज की दैत्य सेना पर टूट पड़े। दैत्य सेना के आसपास का क्षेत्र बर्फीले नरक में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी जमने लगा और पंगु के विशाल शरीर पर भी बर्फ की एक परत जम गई। हालांकि सभी दैत्यों ने प्रत्युत्तर में दहाड़ लगाई और प्रतिरोध करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का आह्वान किया। उनकी सारी शक्तियां एक साथ मिल गई थीं। वे पूरी तरह से निडर थे। रा दैवी देवता कोल्सेवेज उन्मत्त हो गए। उनके ऊपर पंगु ने महाकुल्हाड़ी से नीचे की ओर वार किया और अपनी भयानक शक्ति से प्रकाश के अनगिनत भालों को अवरुद्ध कर दिया। फिलहाल इस फिंगॉड सेना को सच्चे अमर व्हाइट पोल द्वारा पूरी तरह से रोक दिया गया था। दुर्जेय, एक अकेला शुद्ध यांग सच्चा अमर, अकेले ही अनगिनत दुष्ट देवताओं के नेतृत्व वाले एक एम्पायरियन देवता द्वारा संचालित पंगु युद्ध संरचना को गतिरोध में डालने में सक्षम है। ग्रैंड जिया की सेनाएं स्तब्ध रह गईं। ये समझना होगा कि ग्रैंड जिया की ओर से किसी ने भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं की कि वे वेनोमसोंग के नेतृत्व वाले श्वेत मुख वाले बार ड्रैगन को अकेले रोक सकते हैं। यहाँ तक कि एम्पायरियन देवता अग्नि बादल, जो कभी वेनोमसोंग के आतंक जानवर को बांधने में कामयाब रहे थे, भी हर संघर्ष में उड़ गए। लेकिन सच्चे अमर व्हाइट पोल ने ये कर दिखाया था। बिल्कुल सही। जिया सम्राट की आंखें चमक उठीं। यही वह क्षण है। गड़गड़ाहट। काले वस्त्रधारी जिया सम्राट के चारों ओर का खाली स्थान मानो फट गया। उसके केंद्र में आते ही उसके चारों ओर 300 मीटर का क्षेत्र घोर अंधकार में डूब गया। इस क्षेत्र के भीतर का स्थान सिकुड़ने, मुड़ने और घूमने लगा और फिर घोर अंधकार के क्षेत्र से एक काला अजगर रेंगता हुआ बाहर की ओर निकला। जब ये काला अजगर बाहर आया तो उसने अपनी सुनहरी आंखें झपकाईं और अपने आसपास के वातावरण को घूरने लगा। दहाड़, एक धरती हिला देने वाली ड्रैकोनिक चीख, और फिर एक के बाद एक काले अजगर घोर अंधकार के क्षेत्र से रेंगते हुए बाहर आए। सभी प्राणियों की सुबह। काले वस्त्र पहने जिया सम्राट ने गुर्राते हुए कहा। उसकी निगाहें क्रूर हो गईं। बूम बूम बूम। कुल 9 काले ड्रैगन, जो अंधेरे से रेंगते हुए निकले, प्रचंड शक्ति से भरे हुए थे। फिर वे तेज गति से आगे की ओर रेंगते हुए दूर खड़े ब्लड क्लाउड गोलम्स पर हमला करने लगे। यह एक गुप्त कला थी जिसे आदिम शाही कुल ने कभी बाहरी लोगों को नहीं सिखाया। अपनी वर्तमान शक्ति के स्तर पर जिया सम्राट इस तकनीक के पहले स्तर का बमुश्किल ही उपयोग कर पा रहे थे। अगर आदिम शाही कुल की प्रमुख शक्तियां इस कला का उपयोग करती तो वे एक साथ 10,000 काले ड्रैगन को मुक्त कर पाती। एजियो फॉक्स, जाओ और उन ब्लड क्लाउड गोलम्स की मदद करो। स्थिति को देखते हुए ट्रू इमोर्टल व्हाइट पोल ने तुरंत एक मानसिक संदेश भेजा। जिया सम्राट को इस गुप्त कला का उपयोग करते देखकर वह काफी हैरान रह गया। ये समझना जरूरी है कि उसकी खुफिया रिपोर्टों में जिया सम्राट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी तकनीकों की सूची शामिल नहीं थी। जहाँ तक इस गुप्त कला, सभी प्राणियों का उदय, का सवाल है, इसे सीखना बेहद मुश्किल था और आदिकालीन शाही कबीले ने इसे कभी बाहरी लोगों को नहीं सिखाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिया सम्राट वास्तव में पहले स्तर का उपयोग कर पाएंगे। वे 9 काले ड्रैगन 9 एम्पायरियन गॉड गोलेम के बराबर थे और अविश्वसनीय रूप से तेज भी। एक बार ब्लड क्लाउड गोलेम बंध गए तो 2 सक्रिय फेंट गॉड सेनाएं और विभिन्न हेवन पनिशर उन्हें आसानी से नष्ट कर सकते थे। ठीक है। स्थिति को देखते हुए एजियो फॉक्स ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत पूरी ताकत से आगे बढ़ी और एक विशाल एजियो लोमड़ी में बदल गई। नीला लोमड़ी हवा में खड़ी थी, उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। रूपांतरित करें। उसकी पूंछ अचानक एक पूंछ से 9 पूंछों में बट गई। 9 विशाल नीली लोमड़ियों की पूंछें अचानक हर दिशा में फैल गईं और उन 9 काले ड्रैगन का पीछा करने लगीं। गेटमास्टर एजियो फॉक्स वास्तव में पौराणिक 9 पूंछ वाली लोमड़ियों में से एक नहीं थी, जो सभी लोमड़ियों में सबसे श्रेष्ठ है। हालांकि एक स्वर्ग देवता होने के नाते वह अस्थायी रूप से 9 पूंछ वाले रूप में बदल सकती थी। हालांकि उसकी शक्ति अभी भी असली पौराणिक 9 पूंछ वाली लोमड़ियों की तुलना में थोड़ी कमजोर थी।
फिर भी वह कुछ समय के लिए जिया सम्राट को शांत करने और ब्लड क्लाउड गोलम्स को कुछ राहत देने में सक्षम थी। यदि वह सचमुच 9 पूंछ वाली लोमड़ी होती और एक स्वर्ग की देवी होती तो वह संभवतः अपनी प्राकृतिक क्षमताओं के बल पर ही जिया सम्राट को कड़ी टक्कर दे पाती। हकीकत में वह अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। ग्रैंड जिया की शाही राजधानी, शाही स्काईलाइट पैलेस का मुख्य हॉल। सफेद वस्त्र पहने जिया सम्राट स्काईलाइट पैलेस के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े होकर विशाल विश्व को देख रहे थे। अब तक सीमलेस गेट ने 10,000 से भी कम दिव्य अमरों को युद्ध में भेजा है, जिनमें पहले से ही मारे गए भी शामिल हैं। वे मुख्य रूप से अपने एम्पायरियन गॉड गोलेम और अपने ब्लड क्लाउड गोलेम पर निर्भर रहे हैं। यही वजह है कि वे मेरे ग्रैंड जिया को गतिरोध में डाल पाए हैं। सफेद वस्त्रधारी जिया सम्राट ने धीरे से मन ही मन बुदबुदाया, ये 10,000 दिव्य अमर, इनमें से 3,000 मेरे ग्रैंड जिया से इनमें शामिल हुए हैं। दूसरे शब्दों में सीमलेस गेट के मूल रूप से दिव्य अमरों की कुल संख्या वास्तव में और भी कम थी, शायद केवल 6 या 7,000 के आसपास। और यह सीमलेस गेट की पूरी शक्ति नहीं हो सकती। मेरे ग्रैंड जिया पर हमला करने के लिए एजियो फॉक्स के नेतृत्व में सीमलेस गेट ने कई दिव्य अमर तैयार किए होंगे। चूंकि आप उन्हें बाहर लाने को तैयार नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दूंगा। सफेद वस्त्रधारी जिया सम्राट अच्छी तरह जानता था कि अगर खंजर अंधेरे में छिपा रहे तो वह किसी भी क्षण प्रकट होकर जानलेवा हमला कर सकता है। खंजर को जबरदस्ती बाहर निकालकर ही वह निश्चिंत हो सकता था। उठना। सफेद वस्त्रधारी जिया सम्राट ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे काली रोशनी के धब्बे दिखाई देने लगे। गड़गड़ाहट। पूरा स्काईलाइट पैलेस, दरअसल पूरा शाही किला, हिलने लगा। अनगिनत सालों से मौजूद चौक की लकीरें और ले लाइनें चमकने लगीं और स्काईलाइट पैलेस खुद चकाचौंध भरी बहती काली रोशनी से ढकने लगा। स्टिल वाटर सिटी। हालांकि ग्रैंड जिया युद्ध में था, स्टिल वाटर का प्राचीन शहर बिल्कुल शांत था। यह वो जगह नहीं थी जहां युद्ध चल रहा था, लेकिन अचानक पूरा स्टिल वाटर शहर हिलने लगा। गड़गड़ाहट। पूरा स्टिल वाटर शहर अचानक रोशनी से जगमगा उठा। प्रकाश की अनगिनत किरणें स्टिल वाटर शहर के ऊपर हवा में घूम रही थीं, मानो असीम शक्ति का एक आभामंडल आकाश में उड़ रहा हो। फ्लेमडोर सिटी ने आकाश में प्रकाश का वही स्तंभ उभरते देखा। पूरे ग्रैंड जिया के 3,600 कमांडरी क्षेत्रों में अनगिनत शहरों ने अचानक अपार शक्ति का संचार करना शुरू कर दिया। ये शक्ति व्हाइट पोल शहर से भी निकलने लगी थी, जो सीमलेस शहर के ठीक नीचे स्थित था। शाही गढ़ का स्काईलाइट पैलेस केंद्र के रूप में और विभिन्न कमांडरी की 3,600 राजधानियां संरचना आधार के रूप में। बहुत पहले दाऊफादर रेनड्रैगन ने स्वयं ग्रैंड जिया की विश्वरक्षक संरचना तैयार की थी और अब ये पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। यह वह संरचना थी जिसे जिया सम्राट ने मार्क्विस के नेतृत्व वाले विद्रोहों के बाद दाऊफादर रेनड्रैगन को बनाने के लिए कहा था। इसके निर्माण के बाद से ग्रैंड जिया में किसी ने भी फिर कभी विद्रोह करने की हिम्मत नहीं की थी। यानी अब तक अनगिनत वर्षों की खामोशी के बाद ग्रैंड जिया का वर्ल्ड फॉर्मेशन एक बार फिर अपनी ताकत दिखा रहा था। जाओ। श्वेत वस्त्रधारी जिया सम्राट विश्व रक्षक संरचना के केंद्र के ऊपर स्काईलाइट पैलेस में पहरा दे रहा था, उसकी शक्ति को बुला रहा था और उसे व्हाइट पोल कमांडरी में युद्ध के मैदान की ओर भेज रहा था। पुस्तक 18, अध्याय 21, सभी रुकावटों को दूर करना। व्हाइट पोल कमांडरी, युद्ध का विशाल जंगली मैदान। सीमलेस गेट और ग्रैंड जिया के बीच लड़ाई चरम पर पहुंच गई थी। दोनों पक्ष शक्ति में तुलनीय थे। ग्रैंड जिया के डार्क नॉर्थ हेवन पनिशर और सीमलेस गेट के ट्रू इमोर्टल क्रिम्सन जॉय ने एक दूसरे को बांध दिया था। ग्रैंड जिया के बाकी 5 स्वर्ग दंडकों और 5 एम्पायरियन गॉड गोलेम पर 2 श्वेत मुख वाले बार ड्रैगन, 6 एम्पायरियन गॉड गोलेम और सीमलेस गेट के ब्लड क्लाउड गोलेम हमला कर रहे थे। खास तौर पर वे ब्लड क्लाउड गोलेम अथाह रहस्यमयी तरीके से आगे बढ़ रहे थे, जिससे 5 स्वर्ग दंडकों को भारी नुकसान हो रहा था। सौभाग्य से बाकी एम्पायरियन गॉड और ट्रू इमोर्टल्स उनकी मदद कर रहे थे। जिया सम्राट विशेष रूप से आधे से अधिक ब्लड क्लाउड गोलम्स को बंद करने में सक्षम था, अन्यथा अब तक अधिक स्वर्ग दंडक गिर गए होते। ग्रैंड जिया की ओर से सबसे शक्तिशाली सेना 3 फेंट गॉड सेनाएं थीं। हालांकि एक सेना सच्चे अमर व्हाइट पोल द्वारा गतिरोध में फंस गई थी और उसे घेर लिया गया था, जबकि दूसरी सेना श्वेत मुख वाले फ्लड ड्रैगन से युद्ध में लगी हुई थी। अंतिम सेना पर सीमलेस गेट के 8 एम्पायरियन गॉड गोलेम हमला कर रहे थे और उसे पूरी तरह से बांध रहे थे। ब्लड क्लाउड गोलेम के विपरीत काले एम्पायरियन गॉड गोलेम थोड़े धीमे थे, लेकिन उन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल था और इसलिए वे इस फील्ड गॉड सेना को उनका कुछ भी करने से रोकने में कामयाब रहे। फिलहाल दोनों पक्ष एक भयंकर गतिरोध की स्थिति में लड़ रहे थे। कोई भी पक्ष दूसरे को नष्ट करने में सक्षम नहीं था। दोनों पक्षों को संतुलन बिगाड़ने और अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए अतिरिक्त सैन्य बल की आवश्यकता थी। 6 स्वर्गीय दंडकों में से जी निंग सबसे अधिक दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। अरे, निंग को अचानक प्राकृतिक ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर का एहसास हुआ। वह खुद को रोक नहीं पाया और आसमान की ओर देखने लगा। और सिर्फ वही नहीं, वहां मौजूद हर कोई उस भयानक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर को महसूस कर सकता था और अपने सिर उठाकर आसमान की ओर देखने लगा। गड़गड़ाहट। हवा में एक भयानक शक्ति इकट्ठा हो रही थी, जो गहरे लाल बादल के रूप में प्रकट हो रही थी। यह एक संकट के बादल जैसा था, टिमटिमाती लाल रोशनी से भरा हुआ और देखने वालों के दिलों में खौफ पैदा करने लायक ताकत रखता था। वर्ल्ड फॉर्मेशन। यह वर्ल्ड फॉर्मेशन है। जिया सम्राट ने विश्व रक्षक संरचना को सक्रिय कर दिया है। सीमलेस गेट की सेनाओं के दिल दहल गए, जबकि ग्रैंड जिया की सेना में उत्साह का अनुभव हुआ।
ब्रांड जिया के वर्ल्ड फॉर्मेशन की प्रसिद्धि बहुत ज्यादा थी। निंग ने भी इसके बारे में बहुत पहले सुना था, जब उसने अमर भाग्य के सम्मेलन में भाग लिया था। हालांकि तब उसे इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि यह कितना शक्तिशाली है। बाद में जब उसका दर्जा बढ़ा तो उसे इस फॉर्मेशन के बारे में कुछ बारीकियां और विवरण पता चले। ब्रांड जिया के वर्ल्ड फॉर्मेशन का नेतृत्व शाही स्काईलाइट पैलेस से होता था और उसे 3600 कमांडरी शहरों का समर्थन प्राप्त था। इन 3600 शहरों की शक्ति एक ही स्थान पर एकत्रित होती थी, लेकिन इस ऊर्जा का उपयोग ब्रांड जिया के भीतर किसी भी स्थान पर हमला करने के लिए किया जा सकता था। जब संकट का बादल आएगा तो अंतरिक्ष बंद हो जाएगा, बचने का कोई रास्ता भी नहीं होगा। जहां तक इसकी शक्ति का प्रश्न है, दिव्य अमर निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। जहां तक एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों का प्रश्न है, शक्तिशाली शरीर और सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताओं वाले एम्पायरियन देवता जीवित रह सकते हैं, लेकिन शुद्ध यांग सच्चे अमरों का विनाश लगभग निश्चित था। इस संरचना की शक्ति जिया सम्राट की अपनी शक्ति से कहीं अधिक थी। विश्वरक्षक संरचना के निर्माण के कारण ही विभिन्न मार्क्वेस ने फिर कभी विद्रोह करने का साहस नहीं किया। जब तक वे ग्रैंड जिया की दुनिया में रहेंगे, उनके लिए विश्वरक्षक संरचना के हमलों से बचना संभव नहीं होगा। वे भूल नहीं पा रहे थे वह पल जब उन्होंने वर्ल्ड फॉर्मेशन को अपनी शक्ति छोड़ते देखा था। उसने विद्रोहियों के नेता, एक शुद्ध यांग ट्रू इमोर्टल, जिसे ट्रू इमोर्टल कुहाई के नाम से जाना जाता है, को तुरंत मार डाला था। अब समय आ गया है। सच्चे अमर व्हाइट पोल ने अपना सिर उठाया और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लिए देखा, लेकिन अचानक उसके हाथों में एक धूसर फल आ गया। उसने अपने हाथ से उस धूसर फल को कुचल दिया। फुफ! अचानक धूसर फल से भारी मात्रा में धूसर गैस निकली। फौरन धूसर गैस का विशाल सैलाब आसमान की ओर बढ़ने लगा और हवा में छाए गहरे लाल रंग के संकट के बादलों को अपने आगोश में समेट लिया। जिया सम्राट ने भौहें चढ़ाईं, फिर ठंडे स्वर में मुस्कुराया और गरजा, आदिम अराजकता की शक्ति। व्हाइट पोल, क्या तुम्हें लगता है कि अराजकता की थोड़ी सी शक्ति गैसीय अवस्था में घुलकर मेरे निर्माण का सामना कर सकती है? आदिकालीन अराजकता की शक्ति। आपको आदिकालीन अराजकता के स्वर्गीय दाव में प्रशिक्षण शुरू करना होगा, तभी आप धीरे धीरे इसमें महारत हासिल कर पाएंगे। ये वास्तव में तीनों लोकों में विद्यमान शक्ति का सर्वोच्च रूप था। सामान्यतः सच्चे देवता या दाव पिता किसी एक स्वर्गीय दाव में महारत हासिल करने के बाद धीरे धीरे आदिकालीन अराजकता के स्वर्गीय दाव को समझने का प्रयास करते थे। आखिरकार 10 महान स्वर्गीय दाव में से आदिकालीन अराजकता का स्वर्गीय दाव ही सर्वोच्च था। जो कोई भी इसमें महारत हासिल कर लेता, वह उस सर्वोच्च स्तर तक पहुंच जाता जिस पर पंगु था। बहुत पहले पंगु ने इस स्वर्गीय दाव में महारत हासिल कर ली थी। मानुवा तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। 10 स्वर्गीय दाव में से उन्होंने 9 में महारत हासिल कर ली थी। एक कहावत थी कि ब्रह्मांड में 108,000 दाव हैं। माता नुवा ने 84,000 दास में महारत हासिल की थी। इससे ये पता चलता है कि वह कितनी अविश्वसनीय थी। ऐसा नहीं था कि माँ नुवा अंतिम स्वर्गीय दाव में पारंगत नहीं हो सकती थी, बल्कि स्वर्गीय दाव स्वयं त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण थे। उन सभी को एक साथ पूरी तरह और गहराई से समझना संभव नहीं था। 9 स्वर्गीय दाव में पारंगत होना एक सीमा थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा वर्ल्ड फॉर्मेशन बहुत जबरदस्त है और यह सचमुच अराजकता की शक्ति का एक छोटा सा अंश है। ट्रू इमोर्टल व्हाइट पोल जोर से हंसा, उसकी आंखों में व्यंग्य का भाव था। लेकिन भले ही यह एक छोटा सा अंश है, यह आदिम अराजकता का एक छोटा सा अंश है। तुम्हारे इस फॉर्मेशन में कितनी शक्ति होगी जब इसे इससे गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा यह वर्ल्ड फॉर्मेशन कितना शक्तिशाली है और ये तुम्हारे पूरे बड़े संसार को कवर करता है, और एक ट्रू इमोर्टल के पास जितनी शक्ति होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। मुझे लगता है कि हर बार जब तुम इसे सक्रिय करोगे तो तुम्हें इसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीमलेस गेट को इसके बारे में खुफिया रिपोर्ट मिली थी। हर शताब्दी में जिया सम्राट विश्वरक्षक संरचना का अधिकतम 2 बार उपयोग कर सकता था। सच्चे अमर व्हाइट पोल ने अपने गुरु से व्यक्तिगत रूप से इस बारे में पूछा था, और गॉड किंग ने कहा था, ये संरचना इतनी विशाल है कि यह एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों की सामान्य शक्ति की सीमाओं से परे है। एक ऐसा आक्रमण जो पूरी दुनिया को घेर सकता है। यह एक सच्चे देवता या एक दैवीय पिता के स्तर की चीज है। रेनड्रैगन ने इस संरचना को मुख्य रूप से स्तब्ध और विस्मित करने के लिए बनाया था। चूंकि खुफिया रिपोर्टें भी यही कहती हैं कि जिया सम्राट इस संरचना का इस्तेमाल हर सदी में ज्यादा से ज्यादा 2 बार कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें इसका इस्तेमाल सामान्यतः सिर्फ एक बार ही करना चाहिए। अगर वह इसके लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो शायद वे इसका इस्तेमाल 2 बार कर सकते हैं। मैं तुम्हें आदिम अराजकता का एक फल दूंगा जो उनकी संरचना की ताकत को कमजोर कर सकता है। जिया सम्राट ने ठंडेपन से नीचे की ओर देखा। विश्वरक्षक संरचना के क्लेश बादल में पहले इतनी शक्ति थी कि वह सीमलेस गेट के किसी भी सच्चे अमर को मार सकता था। एम्पायरियन देवता अपने दिव्य शरीर और सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताओं के कारण क्लेश बादल के प्रहार से बच सकते थे, लेकिन सच्चे अमरों का नाश होना लगभग निश्चित था। जिया सम्राट इसका उपयोग सच्चे अमर व्हाइट पोल पर हमला करने के लिए करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब जब क्लेश बादल आदिम अराजकता की शक्ति से आच्छादित था, तो सबसे अधिक संभावना है कि क्लेश बादल की शक्ति उससे गुजरने के बाद बहुत कम हो जाएगी। सच्चे अमर व्हाइट पोल के स्तर के विशेषज्ञ को हराना आसान था, लेकिन उसे मारना बहुत कठिन था। स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमरों के पास जीवन रक्षा की अत्यंत शक्तिशाली तकनीकें थीं। मुझे पता था कि सीमलेस गेट ने जरूर कुछ तैयार किया होगा, लेकिन मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि सच्चे अमर श्वेत ध्रुव के पीछे बैठा दावफादर उसे आदिकालीन अराजकता का दाव फल देगा। ये दावफादर बहुत उदार है।
जिया सम्राट को बहुत गुस्सा आया। अराजकता शक्ति के फलों को आदिकालीन अराजकता के दाव फल भी कहा जाता था। सभी सच्चे देवता या दाव फादर आदिकालीन अराजकता की शक्ति को आसानी से फल के रूप में संघनित नहीं कर सकते थे। अगर वे सचमुच ऐसा कर पाते तो ये देखते हुए कि वे अपनी अराजकता ऊर्जा को आसानी से पुनः भर सकते थे, आदिकालीन अराजकता के दाव फल हर जगह होते। वास्तव में आदिकालीन अराजकता का एक दाव फल बनाने के लिए सृष्टिकर्ता को भौतिक रूप धारण करना पड़ा। फिर आदिकालीन अराजकता के स्वर्गीय दाव में अपनी अंतर्दृष्टि का एक अंश काटना पड़ा, तभी दाव फल अपने आप जीवित रह सकता था। इस प्रकार इन फलों में अराजकता शक्ति की अत्यंत अल्प मात्रा ही थी। तीनों लोकों में एक क्लेश तूफान चल रहा था। हालांकि निर्बाध द्वार की प्रमुख शक्तियां अपने पक्ष के कर्म भाग्य को बढ़ाने के लिए आदिकालीन अराजकता में अपनी अंतर्दृष्टि का एक अंश देने को तैयार हो सकती हैं। वे इसकी एक बहुत ही अल्प मात्रा ही देने को तैयार होंगी। यदि वे थोड़ा सा भी कुछ देते तो पर्याप्त समय मिलने पर वे उसी स्तर पर वापस प्रशिक्षण ले सकते थे। लेकिन यदि वे अपनी अंतर्दृष्टि का बहुत अधिक हिस्सा छोड़ देते तो भविष्य में उसे पुनः प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता। अराजकता की शक्ति का एक छोटा सा अंश भी क्लेश के बादलों को कमजोर करने के लिए पर्याप्त था। जाओ। जिया सम्राट की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। आसमान में छाए संकट के बादल अचानक प्रकाश के इंद्रधनुष में बदल गए जो नीचे की ओर गिरने लगे। क्रैकल। धूसर गैस चटक रही थी क्योंकि उसने ऊर्जा का एक अंश रोक रखा था। यह अराजकता शक्ति की एक छोटी सी अभिव्यक्ति मात्र थी। हालांकि यह गुणात्मक रूप से उच्च स्तर पर थी, लेकिन पलक झपकते ही इसकी शक्ति समाप्त हो गई। प्रकाश का इंद्रधनुष, जो मूल रूप से 300 मीटर से भी ज्यादा मोटा था, अब लगभग 30 मीटर मोटा रह गया था। अब इसकी शक्ति अपनी पूर्व शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही बची थी, लेकिन ये बिजली की गति से चल रहा था। स्विश। स्वर्गीय दंडकों के विरुद्ध लड़ रहे श्वेत चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन में से एक ने अचानक भय और क्रोध से दहाड़ते हुए अपने पंजे ऊपर उठाकर उन्हें रोक दिया। धमाका। प्रकाश का इंद्रधनुष सीधे उसमें से होकर गुजरा और उसकी छाती में छेद कर दिया। टेरर बीस्ट के अंदर मौजूद कई दिव्य अमर और मुक्त अमर मारे गए और टेरर बीस्ट भी तुरंत नष्ट हो गया। अंदर मौजूद अमर बुरी तरह डर गए और तुरंत भागने लगे। मारना। यूनिटी हेवन पनिशर, जो उसके सबसे करीब था, स्वाभाविक रूप से बचे हुए लोगों का नरसंहार करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि दूर बैठा सच्चा अमर श्वेत ध्रुव बस ये सब ठंडे दिमाग से देख रहा था। ये सब उसकी उम्मीदों के दायरे में था। ग्रैंड जिया के विश्वरक्षक दल के सक्रिय होने से सैकड़ों दिव्य अमरों का मरना एक बेहतरीन सौदा था। अगर आदिम अराजकता का दाव फल न होता तो शायद वह खुद भी हमले में मारा जाता। उस दल की शक्ति बहुत ही भयावह थी। उसमें एक दावफादर जैसी शक्ति थी। जिया मांग, अब जब तुमने वर्ल्ड फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर लिया है तो मुझे लगता है तुम्हारे पास सिर्फ रेनड्रैगन गार्ड ही बचा है। सच्चे अमर व्हाइटपोल ने जिया सम्राट को मन ही मन हंसाया। ये लड़ाई तुम्हारी हार तय है। तुम सब अब बाहर आ सकते हो। सच्चे अमर व्हाइटपोल ने अचानक जोर से दहाड़ लगाए। बूम 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 बूम। अचानक कहीं से 4 विशालकाय आकृतियां प्रकट हुईं। 4 और सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन, जिनकी आभा आसमान में उड़ रही थी। ये 4 सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन बेकाबू होकर बर्बर और बेहद क्रूर लग रहे थे। क्या 4 और सफेद चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन? ग्रैंड जिया की सेनाओं का दिल बैठ गया। अरे या वाह! एक सफेद चेहरे वाला बार्ड का ड्रैगन 1000 दिव्य अमर और 1 लाख मुक्त अमर का प्रतिनिधित्व करता था। इसका मतलब था कि सीमलेस गेट ने अभी अभी 4000 और दिव्य अमर भेजे थे। और यह कहना मुश्किल था कि ये टेरर बीस्ट कितने शक्तिशाली थे। शायद उनमें से कुछ शक्ति में वेनोमसोंग के सफेद चेहरे वाले बार्ड के ड्रैगन के बराबर थे। सीमलेस गेट, अपनी सावधानी से तुम मेरा सम्मान करते हो। जिया सम्राट ने ठंडी हंसी हंसी। चूंकि तुम चाहते हो कि सीमलेस गेट बाहर आ जाए तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। फुश। तुरंत ही एक अतुलनीय रूप से विशाल दिव्य ड्रैगन हवा में प्रकट हुआ। ये दिव्य ड्रैगन कुछ खास था। सामान्य दिव्य ड्रैगनों की तुलना में यह इस मायने में अलग था कि इसके विशाल पंखों का एक जोड़ा था। ये पौराणिक देव जानवर रेन ड्रैगन का रूप था। देवपिता रेन ड्रैगन एक देव जानवर था जो अपार शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। आदिकाल के उस महान युद्ध का अनुभव करने के बाद वह एक सच्चा देवता और देवपिता बन गया था। दहाड़। विशाल रेन ड्रैगन तुरंत नीचे की ओर दौड़ा। हा आओ। सफेद चेहरे वाले बार्ड ड्रैगन में से एक ने एक उन्मत्त गर्जना की क्योंकि वह संलग्न होने के लिए आगे बढ़ा। धमाका धमाका। रेन ड्रैगन ने उस सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन से युद्ध शुरू कर दिया। हालांकि रेन ड्रैगन के पास थोड़ी बढ़त थी, फिर भी सफेद चेहरे वाला फ्लड ड्रैगन उसे बांधने के लिए काफी था। क्या वह सफेद चेहरे वाला बार्ड का अजगर सचमुच इतना शक्तिशाली है? जरूर कोई स्वर्ग का देवता या सच्चा अमर ही इसे आदेश दे रहा होगा। जी निंग और बाकियों के दिल ठंडे पड़ गए। उनकी रेन ड्रैगन सेना की तुलना केवल उन अतिरिक्त शक्तिशाली श्वेत चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन में से एक से की जा सकती थी। बाकी 3 की बात करें तो क्या उनमें से कोई भी इतना ताकतवर होगा? अगर ऐसा होता तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। जिया सम्राट ने ये सब होते हुए ठंडे दिमाग से देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि सीमलेस गेट के खिलाफ ये लड़ाई कठिन होगी क्योंकि सीमलेस गेट का खुफिया नेटवर्क बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वे जिया सम्राट की सभी ताकतों के बारे में जानते थे, लेकिन वह सीमलेस गेट की ताकतों के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने अपनी सारी ताकत पहले ही जाहिर कर दी थी, लेकिन देखने से लग रहा था कि वह अभी भी नुकसान में था। जिया मांग, तुम्हारी हार पक्की है। ग्रैंड जिया अब मेरा ग्रैंड जिया होगा। व्हाइटपोल। रुको, इसे अब ग्रैंड जिया भी नहीं कहा जाएगा।
इसका नाम बदलकर व्हाइट पोल मेजर वर्ल्ड कर देना चाहिए। सच्चा अमर व्हाइट पोल एक प्रभावशाली आभा से भरा हुआ था और उसका व्यवहार अतुलनीय रूप से अहंकारी था। पुस्तक 18 अध्याय 22 सफलता शुद्ध यांग सच्चा अमर। एक पर्वत के ऊपर जो 3 लोगों के बाहर विशाल शून्य के भीतर मंडराता था। यह विशाल पर्वत 10 लाख किलोमीटर लंबा था। ये पितामह क्रिम्सन राइट का निवास स्थान था। लंबे नीले बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति कमल मुद्रा में बैठा था। उसके नीचे शक्तिशाली स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमर देवताओं का एक बड़ा समूह खड़ा था, जिनमें काले वस्त्रधारी जिया सम्राट का एक प्रतिरूप भी शामिल था। वह फेंट गॉड सेना खत्म हो गई है। डेव फादर क्रिम्सन राइट ने एक हल्की आह भरी। हवा में प्रकाश का एक गोल दर्पण मंडरा रहा था, जिससे वे युद्ध के परिणाम देख पा रहे थे। इस तकनीक का प्रयोग स्वयं पिता क्रिम्सन राइट ने किया था। ये खत्म हो गया है। तीनों फेंट गॉड सेनाओं में से एक का उपयोग होने वाला है। अगर यह जारी रहा तो स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर सभी बेहद घबराए हुए थे। जहां तक काले वस्त्रधारी जिया सम्राट के क्लोन की बात है, तो वह बस अपने चेहरे पर बर्फीली नजरों से देख रहा था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियामांग, हमारे सभी प्रमुख विश्व पराजित हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका ग्रैंड जिया भी पराजित हो जाए? एक विशालकाय एम्पायरियन देवता, जिसका सिर भालू का था, चिंतित होकर बोला। ये सच है कि हमारे पक्ष ने कुछ फेंट गॉड्स खो दिए हैं, लेकिन कम से कम एम्पायरियन गॉड कोल्डसेवेज अभी भी जीवित है। जिया सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, हमारा नुकसान इतना गंभीर नहीं है, और सीमलेस गेट ने अपने 8 ब्लड क्लाउड गोलेम खो दिए हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियामांग, सच स्वीकार करने में हिचकिचाहट की कोई जरूरत नहीं है। पास में खड़े अमर तलवारधारी सदाबहार ने शांति से कहा। अब तक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि सीमलेस गेट ने स्पष्ट रूप से बढ़त हासिल कर ली है। जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, आपके पक्ष को और भी भारी नुकसान होगा। हालांकि सीमलेस गेट ने 8 ब्लड क्लाउड गोलेम खो दिए हैं, लेकिन उन 8 की वजह से आपको एक स्वर्गीय दंडक और एक फेंट गॉड सेना भी गंवानी पड़ी है। ताकतवर और ताकतवर होते जाएंगे, जबकि कमजोर और कमजोर होते जाएंगे। आपके और सीमलेस गेट के बीच शक्ति की दूरी बढ़ती ही जाएगी, जब तक कि अंत न आ जाए जहां आपका ग्रैंड जिया लड़ाई जारी रखने में असमर्थ हो जाए और पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। जिया सम्राट ने भौहें चढ़ाईं। तलवार अमर सदाबहार के शब्द सुनने में अप्रिय थे, लेकिन उन्होंने सच कहा। सीमलेस गेट के सच्चे अमर व्हाइट पोल ने एम्पायरियन देवता कोल्डसेवेज के नेतृत्व वाली फेंट गॉड सेना को बांध रखा था, और जब नए श्वेत मुख वाले फ्लड ड्रैगन्स आए, तो व्हाइट पोल ने उन्हें तुरंत कोल्डसेवेज की फेंट गॉड सेना पर हमला करने का आदेश दिया। ब्लड क्लाउड गोलम्स की एक पूरी सेना भी इस लड़ाई में कूद पड़ी थी। उन्होंने अपनी सारी अतिरिक्त शक्ति उस एक फेंट गॉड सेना पर केंद्रित कर दी थी। थोड़ी ही देर बाद 4 ब्लड क्लाउड गोलेमों को खोने के बाद, इस युद्ध में कुल 8 हार के बाद सीमलेस गेट सफल हो गया। जिया सम्राट केवल एक ही काम कर पाया था, वह था एक प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाना, एक लाल लौकी, और भागते हुए सभी दुष्ट देवताओं को अपनी लौकी में खींच लेना। हालांकि अभी भी कई दुष्ट देवता थे जिनका अंत ब्लड क्लाउड गोलम्स द्वारा नरसंहार करके हुआ। क्या मैं हारने वाला हूँ? जिया सम्राट ने मन ही मन आह भरी। इस समय उसके पास बस एक ही विचार था कि वह अपने स्वामी क्रिम्सन राइट से मदद मांगे। वह दावफादर रेनड्रैगन या आदिम शाही कबीले से भी मदद मांग सकता था। हालांकि तीनों लोगों की हालत बहुत ही खराब थी। क्या दावफादर हस्तक्षेप करने और अपनी सेनाएं भेजने को तैयार होंगे? जिया सम्राट को जवाब का पक्का अंदाजा नहीं था। दावफादर क्रिम्सन राइट और दावफादर रेनड्रैगन को उसकी जरूरत का पता था, लेकिन वे मदद करेंगे या नहीं, यह उनका फैसला था। अगर मास्टर, मेरे बड़े भाई और आदिकालीन शाही वंश सभी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दें, तो ये युद्ध हार जाएगा। जिया सम्राट इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह सचमुच नहीं था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो उसने बसाई थी। यह वह नींव थी जो उसने अपने जियामांग कबीले की स्थापना के बाद बनाई थी। क्या अब उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसे किसी दुखी कुत्ते को डंडे से पीटा जाता है? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियामांग के पास अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य बल है। ड्रैगन के वस्त्र पहने एक हृष्टपुष्ट सुनहरी आंखों वाला व्यक्ति आकाश में प्रकाश के दर्पण की ओर देखते हुए मन ही मन सोच रहा था। सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय दंडक, जिसका नेतृत्व जीनिंग करती है, वह अकेले ही 2 श्वेत मुख वाले बार ड्रैगन से एक साथ निपट सकता है। हालांकि उसे सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय ने जबरदस्ती रोक रखा है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियामांग, जीनिंग को फंसाने वाली ये काली जंजीरें, क्या इन्हें तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। जिया सम्राट ने सिर हिलाकर हार मान ली। दोनों पक्ष इस समय पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हम जीनिंग को जितनी मदद दे सकते हैं वह सीमित है। जब तक हम भारी मात्रा में शक्ति नहीं भेजेंगे, तब तक हम उन काली जंजीरों को तोड़ नहीं पाएंगे। ये कौन सा मंत्र है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ठीक है, वो काली जंजीरें। मैंने ऐसा जादू कभी नहीं देखा। न ही मैंने। ये काली जंजीरों जैसे लगते हैं जो सीमलेस सिटी को हवा में जकड़े हुए हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि ये उस युद्ध नगर का ही एक हिस्सा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई जादू भी होगा। यहाँ उपस्थित अनेकों स्वर्गिक देवता और सच्चे अमर लोग दावफादर क्रिम्सन राइट के नेतृत्व वाले दर्जनों प्रमुख संसारों से एकत्रित हुए थे। उनके पास सामूहिक रूप से बहुत अनुभव था, लेकिन उनमें से किसी ने भी ऐसा कभी नहीं देखा था। जिया सम्राट ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। ये पीड़ादायक था। वह दोबारा देखना नहीं चाहता था। उसका असली शरीर युद्ध क्षेत्र में था। उसे ठीक ठीक पता था कि क्या हो रहा है। स्थिति लगातार विकट होती जा रही थी। दुश्मन ताकतवर था, जबकि उसका पक्ष थोड़ा कमजोर था, जिसका मतलब था कि दुश्मन को और भी ज्यादा फायदा होगा, जिससे ताकत में असमानता बढ़ती जाएगी और एक पक्ष का नाश हो जाएगा।
गुरुजी, बड़े भाई, आप इस समय क्या सोच रहे हैं? जिया सम्राट मन ही मन कराह उठा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियामांग, ये जी निंग, क्या यह वही है जिसे आप इतने सालों पहले चाहते थे कि मैं प्रशिक्षु के रूप में ले जाऊं? स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन ने अचानक पूछा। जिया सम्राट ने उसकी ओर देखा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन हंसा। मुझे अभी याद आया, मैंने सुना था कि इस जी निंग ने एक दावफादर को अपना गुरु बनाया था, एक दावफादर के शिष्य के रूप में। हालांकि वह महज एक दिव्य अमर है और थोड़ा कमजोर है, फिर भी वह आपके अधीन एक बेहद उपयोगी सेनापति रहा है। वह दिव्य अमर हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं है। जिया सम्राट ने सिर हिलाया। आखिरकार उसने बहुत कम समय के लिए प्रशिक्षण लिया है। उसकी क्षमता वाकई असाधारण है। क्षमता? स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन ने शांति से कहा। 3 लोगों में ऐसे कई लोग हैं जिनमें अपार क्षमता है, फिर भी वे अनगिनत वर्षों से दिव्य अमर अवस्था में फंसे हुए हैं। स्वर्ग का देवता या सच्चा अमर बनना इतना आसान नहीं है। जिया सम्राट का चेहरा उतर गया। उनका ये कनिष्ठ शिष्य भाई अमर तलवार, अगर कोई इसे अच्छे से कहना चाहे तो वह एक ऐसा व्यक्ति था जो सांसारिक चिंताओं से परे था, लेकिन अगर कोई इसे स्पष्ट रूप से कहना चाहे तो वह बेहद स्वार्थी था। उसे अपने साथी शिष्यों की भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं थी। वह वही कहता था जो वह कहना चाहता था, उनके चेहरे की जरा भी परवाह नहीं करता था। सामान्य स्थिति में सभी इसके प्रति उदार होते, लेकिन ये युद्ध का समय था और जिया सम्राट का ग्रैंड जिया नष्ट होने वाला था। हालांकि एवरग्रीन की बातें सच थीं, फिर भी उसे ऐसी निराशाजनक बातें कहने की क्या जरूरत थी? क्या उसे नहीं पता था कि जिया सम्राट का पेट इस समय आग से भरा हुआ था? ओह, जिया सम्राट ने शांति से कहा, तो फिर कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई एवरग्रीन, जब आप मात्र 100 वर्ष के थे तो क्या आप पहले से ही दिव्य अमर बन चुके थे? स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन का चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन फिर वह मुस्कुराया। कठोर मौखिक दिखावा करने का क्या मतलब है? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जियामांग, अब वास्तविकता का सामना करने का समय आ गया है। जिया सम्राट इस समय बहुत बुरे मूड में था। वह जवाब देने की जहमत नहीं उठा पा रहा था। द ग्रैंड जिया सम्राट मन ही मन दुखी हुआ। क्या ये सचमुच खत्म हो गया है? जब पिता क्रिम्सन राइट अपने स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमरों के साथ त्रिलोक के बाहर से युद्ध का निरीक्षण कर रहे थे, तो एक विशालकाय काले वस्त्रधारी आकृति भी एक बिल्कुल अलग स्थान से चुपचाप देख रही थी। देवराज इस युद्ध पर बहुत ध्यान दे रहे थे। हमारी जीत होगी। गॉडकिंग ने अपने बाएं हाथ से अपने आर्मरेस्ट पर हल्के से थपथपाया। उसके सामने धुंध का एक दर्पण था जो युद्ध का पूरा दृश्य दिखा रहा था। इस समय न तो गॉडकिंग और न ही दावफादर क्रिम्सन राइट निंग के स्वर्गीय दंडक के शरीर के अंदर देख पा रहे थे। उनमें से कोई भी अमर डाकनॉर्थ जी निंग में आए बदलाव को नहीं देख पा रहा था। ग्रैंड जिया की दुनिया में व्हाइट पोल कमांडरी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बेतहाशा हमला करते हुए भीषण युद्ध छेड़ दिया था। सीमलेस गेट का पक्ष विशेष रूप से उत्सुक था, जबकि ग्रैंड जिया का पक्ष स्पष्ट रूप से थोड़ा निराश लग रहा था। हर कोई बता सकता था कि जिस क्षण से एम्पायरियन देवता कोल्ड सेवेज के नेतृत्व वाली फिंग गॉड सेना का विनाश हुआ, दोनों पक्षों के बीच शक्ति का अंतर बढ़ गया था। ग्रैंड जिया अब और टिक नहीं पा रहा था। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। उन काली जंजीरों में फंसे निंग के दिल में एक बेचैनी सी महसूस हुई। उसका हृदय भी क्रोध से भर गया। क्यों? वह इन शापित जंजीरों को क्यों नहीं तोड़ सका? उसके भाई बहन अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। निंग सचमुच उनके साथ जाने के लिए उत्सुक था। अपनी बेचैनी के बावजूद वह खुद पर पूरा नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रहा। उसकी बर्फीली शांति और उसकी उन्मत्त अधीरता बिना किसी टकराव के एक साथ मौजूद थीं। गड़गड़ाहट। अचानक निंग का दिल हिल गया। वह स्तब्ध रह गया और फिर वह बहुत खुश हुआ। अब वह उस विशाल असीम ग्रैंड दाव तलवार के दाव को पूरी तरह से महसूस कर सकता था। तलवार के दाव के सभी रहस्य अब निंग के हृदय में थे। ये पहले से अलग था। जब निंग दाव के साथ तालमेल बिठाता था तो विशाल तरंगे प्रकट होती थीं। अब तलवार का दाव एक आज्ञाकारी छोटे बच्चे की तरह था, जो निंग से कुछ भी न तो छिपा रहा था और न ही उसका विरोध कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग पूरी तरह से उस पर महारत हासिल कर चुका था और उसका उस पर पूरा नियंत्रण था। स्वाभाविक रूप से जब तक वह खुद न चाहे, वह बाहरी दुनिया में दाव तरंगों का जरा सा भी उत्सर्जन नहीं करेगा। तो यह तलवार का दाव है। तो मेरे पास केवल एक ही चीज की कमी थी, वह थी सच्ची तलवार अमर की लहर। अंतिम अड़चन को पार करने के बाद निंग को तुरंत समझ आ गया कि उसकी समस्या कहाँ थी। सच तो ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी ग्रैंड दाव में महारत हासिल करने में किसी बाधा पर पहुंच जाता है, तो उस ग्रैंड दाव के बारे में उसकी अंतर्दृष्टि लगभग पूर्ण और परिपूर्ण हो जाती है। एकमात्र चीज जो कमी थी वह थी उन सभी अंतर्दृष्टियों का अंतिम विलय और सम्मिलन, ताकि उन सभी को एक साथ मिलाकर एक चीज बनाई जा सके, तलवार का संपूर्ण दाव। इस तरह के सम्मिलन के लिए एक ऐसी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी जिसे समझना बेहद मुश्किल था। हालांकि निंग का तलवार हृदय बहुत शुद्ध था और उसने तलवारबाजी की एक धार पर भी महारत हासिल कर ली थी। इसके अलावा 1000 साल के सपने की बदौलत उसे एक बार तलवार के पूरे ग्रैंड दाव को व्यक्तिगत रूप से महसूस करने का मौका मिला था। इस प्रकार निंग में केवल एक चीज की कमी थी,
वह थी की का वह अंतिम उभार, तलवार अमर की, जो हर एक अद्वितीय तलवार अमर के पास होती है। प्रत्येक तलवार अमर के अपने विशेष गुण थे। लू डोंगबिन पालौकिक और हस्तक्षेपवादी थे। स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन बेहद आत्मकेंद्रित था, हर चीज को व्यवहारिकता के ठंडे चश्मे से देखता था। अपने ही स्तर के लोगों के साथ व्यवहार करते समय वह अपनी बातों को विनम्रता में लपेटने की जहमत नहीं उठाता था। वह जानता था कि उसके शब्द सुनने में अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। शायद वह किसी देवता के सामने सम्मान दिखा सकता था, लेकिन दूसरे स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमरों के सामने वह ऐसा करने की जहमत नहीं उठाता था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज उसकी अपनी ताकत थी। जी निंग तलवार हाथ में लिए उन सभी कांटों और झाड़ियों को चीरता हुआ जो उसकी राह में रोड़े अटका रहे थे और शक्ति के असली शिखर की ओर बढ़ रहा था। हालांकि वह सब कुछ जानता था, सीधे शब्दों में कहें तो निंग में की वह आखिरी लहर गायब थी। हालांकि निंग वर्षों की लड़ाइयों से प्रशिक्षित हो चुका था। दरअसल काली जंजीरें उसे घेर रही थीं और उस पर हमला कर रही थीं, जिससे उस पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा था। नतीजतन दबाव ने पलटवार किया, जिससे निंग को सफलता पाने का मौका मिल गया। सफलता मिलने पर निंग की आंखों का रंग बदल गया। यद्यपि उसकी आंखें पहले जैसी ही दिख रही थीं, लेकिन उनकी गहराई में एक तलवार जैसी मंशा देखी जा सकती थी जो पूरी तरह से भयावह थी। तलवार का दाव अब पूरा हो गया है। जहाँ तक मेरी छाती के भीतर 5 प्रकार की को प्रकट करने की बात है, मैं हमेशा से ऐसा करने में सक्षम रहा हूँ, निंग ने खुद से कहा। 5 प्रकार की क्या थी? धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, 5 तत्व। एक दिव्य अमर के शुद्ध यांग सच्चे अमर बनने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक महान दाव में महारत हासिल करना था। एक गौण घटक 5 तत्वों के 5 साधारण दाव में अलग अलग महारत हासिल करना था। ये 5 तत्वों के दाव किसी को स्वर्ग और पृथ्वी की संरचना से जुड़ने की अनुमति दे सकते थे, क्योंकि तीनों लोग स्वयं 5 तत्वों से बने थे। शरीर के भीतर 5 प्रकार की को अभिव्यक्त करने पर व्यक्ति को ब्रह्मांड के आवश्यक 5 तत्वों के साथ अनुनाद प्राप्त होगा। जब जिंदन भारी मात्रा में तात्विक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, तो वह विकसित होकर एक शुद्ध यांग जिंदन में रूपांतरित हो जाता है। तभी उसमें शुद्ध यांग शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति एक सच्चा शुद्ध यांग सच्चा अमर बन सकता है। हम अभी लड़ाई में हैं। मेरे पास धीरे धीरे तात्विक ऊर्जा को अवशोषित करने का समय नहीं है। निंग ने तुरंत भारी मात्रा में शुद्ध यांग अमर गोलियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। अभी उसके जिंदान को लगभग अनंत मात्रा में तात्विक ऊर्जा अवशोषित करने की जरूरत थी, इसलिए अतिरिक्त शक्ति के कारण आकस्मिक आत्मविस्फोट की कोई चिंता नहीं थी। पुस्तक 18 अध्याय 23 एक शुद्ध यांग सच्चे अमर की शक्ति। गड़गड़ाहट। शुद्ध यांग अमर गोलियों में निहित तात्विक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी। ये जी निंग के जिंदान क्षेत्र में तात्विक ऊर्जा की एक लहर में तुरंत परिवर्तित हो गई। प्रत्येक गोली की ऊर्जा पूरी तरह से मुक्त हो गई और पूरा जिंदान उसे प्यास से पी गया, मानो वह ऊर्जा के लिए भूखा हो। यह एक सूखी नदी की तलहटी की तरह थी, जिसकी जमीन फट गई थी। अगर उस पर बारिश की एक तेज धारा भी गिरती, तो नदी का तल उसे आसानी से सोख लेता। वास्तव में जिस दर से अमर गोलियां ऊर्जा छोड़ती थीं, वह उस दर तक भी नहीं पहुंच पाती थी जिस दर से जिंदन उसे अवशोषित कर रहा था। हुश 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 हुश। निंग की छाती के भीतर 5 प्रकार की अर्ध पारदर्शी की प्रकट और प्रवाहित होने लगीं। कि ये 5 धाराएं निंग की 5 तत्वों के 5 दाव में पाई गई अंतर्दृष्टि से उत्पन्न हुई। अब ये सभी एक साथ एकत्रित होकर निंग को स्वर्ग और पृथ्वी के सार से जोड़ रही थीं। निंग ने कई वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। तलवार के दाव के अलावा जलबूंद के ग्रैंड दाव में उसकी उपलब्धियां सबसे उन्नत थीं। अब तक वह इसके आधे से ज्यादा भाग में पारंगत हो चुका था। जहां तक साधारण जल संबंधी दाव की बात है, तो वह बहुत पहले ही 16 विभिन्न प्रकारों में पारंगत हो चुका था। सच तो ये है कि साधारण दाव में पारंगत होना अब निंग के लिए बहुत कम मददगार था। अपने ग्रैंड दाव पर काम करते हुए उसे कभी कभी एक ऐसी अंतर्दृष्टि मिलती थी जो उसे किसी विशेष साधारण दाव में पारंगत होने में मदद करती थी। निंग अग्नि से संबंधित दास में भी बहुत कुशल था। धातु। निंग तलवार चलाने में अपनी विशेषज्ञता के कारण इसमें भी काफी कुशल था। पृथ्वी। निंग के लिए ये सबसे धीमी गति से प्रशिक्षण लेने वाली कला थी, लेकिन फिर भी निंग ने पूरी तरह से साधारण पृथ्वी संबंधी दाव में महारत हासिल कर ली थी। जब निंग पहली बार ब्लैक व्हाइट कॉलेज में आया था, तब भी उसने लघु 5 तत्वों वाली तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। अद्भुत। उसकी छाती के भीतर 5 प्रकार की शक्तियां धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगीं और स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर 5 तत्वों के सार के साथ प्रतिध्वनित होने लगीं, जिससे ऊर्जा की छोटी धाराएं उसके शरीर में संचारित होने लगीं। ऊर्जा की ये धाराएं 5 तत्वों के सार से बनी थीं। ये सभी सीधे निंग के जिंदान में प्रवाहित हो रही थीं। वाह, जैसे आकाशीय हिम और नारकीय ज्वाला का मिलन हुआ हो, एक विस्फोटक परिवर्तन प्रस्फुटित हुआ। निंग का जिंदन पूरी तरह से रूपांतरित होने लगा और उसकी गुणवत्ता अविश्वसनीय गति से बढ़ रही थी। निंग के शरीर के भीतर जिंदन क्षेत्र और भी बड़ा हो गया और जिंदन को बनाने और बनाए रखने वाली ऊर्जा जैसे जैसे शुद्ध यांग स्तर की ओर बढ़ने लगी और भी शुद्ध होती गई। हालांकि भारी मात्रा में तात्विक ऊर्जा खर्च हो रही थी। निंग के पास ढेरों अमर गोलियां तैयार थीं। निंग ने जिया सम्राट से बड़ी संख्या में अमर गोलियां प्राप्त की थीं जब उसने अपने एम्पायरियन गॉड गोलेम का व्यापार किया था। 8-9 रहस्यमय कला के छठे चक्र में महारत हासिल करने के बाद भी निंग के पास बड़ी संख्या में अमर गोलियां बची हुई थीं। यद्यपि इन सब का वर्णन करने में समय लगा, परंतु वास्तव में ये सब बहुत तेजी से हुआ।
सिर्फ 2 सांसों के बाद निंग का जिंदान और भी शुद्ध, गहरा और कुछ हद तक गहरे सुनहरे रंग में सफलतापूर्वक परिवर्तित हो गया। यह एक ऐसा अंधकार था जो घनत्व और गहराई से आया था, और इस जिंदान के भीतर की ऊर्जा अब एक दिव्य अमर के जिंदान में निहित ऊर्जा से कहीं अधिक थी। इससे निंग का दिव्य अमर शरीर तुरंत रूपांतरित हो गया। निंग के शरीर के भीतर का सुनहरा गोली जिंदन अब शुद्ध यांग जिंदन था। यह महान आकाश के पिताओं के पास मौजूद महान आकाश जिंदन के बाद दूसरे स्थान पर था। शुद्ध यांग जिंदन अमर गोलियों से बची हुई ऊर्जा को अवशोषित करता रहा, जिससे जिंदन की शक्ति और भी भारी और सघन होती गई। अरे, निंग ने तुरंत वह मंत्र इस्तेमाल किया जो उसके गुरु सुभूति ने उसे सिखाया था। उसने अपनी शुद्ध यांग आभा को छुपा लिया और एक दिव्य अमर की आभा में बदल गया। यह एक प्रकार की कृत्रिमता थी। युद्ध में निंग को अपनी शक्ति छिपाने की जरूरत थी। क्या अद्भुत एहसास है, एक शुद्ध यांग सच्चे अमर होने का एहसास। ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है। सुखद। निंग अपने शरीर में समाहित शक्ति को महसूस कर सकता था क्योंकि शुद्ध यांग शक्ति उसके शरीर में समाहित हो रही थी। क्या यही एहसास कुलपति लू और जिया सम्राट को भी होता है? कुलपति लू और जिया सम्राट दोनों ही शुद्ध यांग सच्चे अमर थे। दिव्य अमरों की अपनी ऊर्जा थी, शुद्ध यांग सच्चे अमरों की अपनी ऊर्जा थी। उनकी ऊर्जा में परिवर्तन ही उनकी शक्ति में भारी वृद्धि का प्रतीक था। दरअसल निंग को तो ये भी लग रहा था कि अगर वह 1000 दिव्य अमर या लाखों मुक्त अमर की सहायता के बिना अकेले हमला भी करे तो भी वह एक श्वेत मुख वाले बार ड्रैगन को कड़ी टक्कर दे पाएगा। अतीत में उसके आदिम जुड़वां, जो सिर्फ एक दिव्य अमर था, को पूरी सेना की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। डार्क नॉर्थ सेना। निंग ने तुरंत अपनी शुद्ध यांग ऊर्जा को सक्रिय कर दिया और पूरे हेवन पनिशर गठन से और भी अधिक शक्ति पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति और भी गहरी होती गई। पूरे हेवन पनिशर की शक्ति आसमान छूने लगी। वह 2 गुनी हो गई, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी। शक्ति बढ़ती रही। 10 गुना, 12 गुना, 18 गुना, 21 गुना। अंततः स्वर्गीय दंडक की शक्ति एक सीमा तक पहुंच गई और वृद्धि रुक गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस हेवन पनिशर की सारी शक्ति लगभग निकाल ली है। निंग के पास शुद्ध यांग ऊर्जा का आधार था और एक आत्मा हृदय बल तकनीक भी उसका साथ दे रही थी। नतीजतन एक हेवन पनिशर की कुल अधिकतम सैद्धांतिक शक्ति का लगभग 80% उसके नियंत्रण में था। निंग को थोड़ा बहुत आभास हो रहा था कि वह शक्ति की एक कठोर सीमा के बहुत करीब था। ये समझना जरूरी है कि अन्य एम्पायरियन देवता या सच्चे अमर भी एक अकेले स्वर्गीय दंडक से इतनी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। उदाहरण के लिए, न तो एम्पायरियन देवता वेनोमसोंग और न ही अन्य एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर। हालांकि तीनों लोगों में कुछ स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर थे जिन्होंने हृदय बल की गहरी समझ हासिल कर ली थी, फिर भी कुल मिलाकर अनुपात कम था। ये कहा जा सकता है कि 10 में से 1 से भी कम लोगों ने हृदय बल का अभ्यास किया था। उदाहरण के लिए, ग्रैंड जिया के भीतर इस मौजूदा लड़ाई में निंग के अलावा 2 अन्य लोग भी थे जिन्होंने हृदय बल में बुनियादी स्तर की विशेषज्ञता हासिल कर ली थी। उनमें से एक थे जिया सम्राट, जो हृदय बल के दूसरे चरण तक पहुंच चुके थे। दूसरा था गेटमास्टर एजियो फॉक्स, जो हार्ट फोर्स में दूसरे चरण तक पहुंच गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शक्तिशाली हृदय शक्ति वाले व्यक्ति को भी उसे आत्मा पर लागू करने का कोई न कोई तरीका ढूंढना ही पड़ता था। निंग इस मामले में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था। पहले अकेले ही उसने अपनी तलवार उंगलियों पर इसे लागू करने का तरीका निकाला था, फिर उसे वास्तविक अमर तलवारों पर लागू करने का तरीका निकाला। वृद्ध युवान द्वारा हृदय सूत्र प्राप्त करने के बाद वह धीरे धीरे आत्मा पर हृदय शक्ति लागू करने के तरीके की ओर बढ़ने लगा था। एक शुद्ध यांग सच्चा अमर जिसका हृदय बल तीसरे चरण के शिखर पर पहुंच गया था और जिसके पास आत्मा हृदय बल में बुनियादी स्तर की विशेषज्ञता थी। यही कारण था कि निंग स्वर्ग दंडक की अधिकतम शक्ति का 80% आदेश देने में सक्षम था। ये कहा जा सकता है कि निंग अब स्वर्गीय दंडक को नियंत्रित करने के मामले में दोनों पक्षों में से किसी से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था। दिव्य अमर होने पर भी निंग वेनोमसोंग के सफेद चेहरे वाले बार ड्रैगन को कड़ी टक्कर देने में सक्षम था। वह उससे बस थोड़ा कमजोर था। बस धमाका धमाका धमाका। निंग के स्वर्गीय दंडक ने आनंद विश्व तलवारें लहराईं और काली जंजीरों को काट डाला। उन्होंने सफलता प्राप्त करने से पहले भी उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जितना अतीत में किया था, लेकिन निंग को अब यह एहसास हो रहा था कि अगर वह अपनी पूरी शक्ति लगा दे तो काली जंजीरें उसे रोकने में पूरी तरह असमर्थ हो जाएंगी। अरे, निंग ने युद्ध के मैदान पर अपनी नजर घुमाई। मौजूदा हालात ग्रैंड जिया के लिए बेहद प्रतिकूल हैं। हालात देखकर लगता है कि अगर कोई और मदद के लिए नहीं आया तो नतीजा सिर्फ हारकर पीछे हटना ही होगा। चूंकि मेरी सफलता स्वर्गीय दंडक के शरीर के भीतर थी, इसलिए संभवतः किसी को इसके बारे में पता नहीं है। तब निंग ने दूर स्थित सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय को घूर कर देखा। सच्चा अमर क्रिम्सन जॉय पूरे समय इसी मंत्र का जाप करता रहा था। इससे उसकी ऊर्जा काफी ज्यादा खर्च हो जाती थी, इसलिए वह उसे पूरा करने के लिए लगातार अमर गोलियों का सेवन करता रहा। आदर्श रूप से मुझे सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय को एक ही वार में मार देना चाहिए, निंग ने मन ही मन सोचा। भले ही मैं इस युद्ध भूमि का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, फिर भी एक शुद्ध यांग सच्चे अमर को मारना वास्तव में काफी कठिन है। इस युद्ध क्षेत्र की सर्वोच्च शक्तियां फेंट गॉड सेनाएं, वेनमसोंग का श्वेत मुख वाला बार्ड ड्रैगन और रिनड्रैगन सेना थीं। बेशक जिया सम्राट और सच्चा अमर व्हाइट पोल भी इसी स्तर की शक्ति पर थे। जिया सम्राट और सच्चा अमर व्हाइट पोल दोनों ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे,
जहां तक एम्पायरियन देवता कोल्ड सिवेज, एम्पायरियन देवता काइंड वाटर, एम्पायरियन देवता वेनम सोंग और अन्य देवताओं की बात है, उन्हें इस स्तर की शक्ति प्राप्त करने के लिए सेनाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। निंग अपने आप में स्वाभाविक रूप से जिया सम्राट या सच्चे अमर व्हाइट पोल के सामने कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि उसके पास डार्क नॉर्थ सेना, हार्टफोर्स और सोल हार्टफोर्स तकनीक थी। इसने उसके हेवन पनिशर को सबसे शक्तिशाली शक्ति बना दिया, जो वेनम सॉन्ग के व्हाइट फेस्ड फ्लड ड्रैगन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अभी तक एक भी एम्पायरियन देवता या सच्चा अमर नहीं मरा है। यहाँ तक कि जिया सम्राट द्वारा ग्रैंड जिया के विश्वरक्षक स्वरूप का उपयोग भी उनमें से किसी एक को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। निंग अच्छी तरह जानता था कि किसी एक को मारना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसे कोशिश तो करनी ही थी। इस युद्ध के मैदान में जिया सम्राट और ट्रू इमोर्टल व्हाइट पोल अपनी अपनी सेनाओं के फील्ड मार्शल थे। क्या सब खत्म हो गया? जिया सम्राट युद्ध के मैदान को घूर रहा था। दाऊफादर रेन ड्रैगन, दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट और आदिकालीन शाही वंश, इनमें से किसी ने भी सेना नहीं भेजी थी। जिया सम्राट खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा था। अब उसे समझ आ गया, उसके स्वामी और बाकियों को शायद कुछ और ही चिंताएं थीं, जिसकी वजह से वे उसे मजबूत नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जिया सम्राट को ये बात स्वीकार करना अभी भी मुश्किल लग रहा था। पीछे हटो, जिया सम्राट ने कर्कश अनिच्छुक चिल्लाहट में आदेश दिया, जो उसके पक्ष में सभी के कानों में गूंज उठा। गड़गड़ाहट। विशाल 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी भी नीचे की ओर दबाव डालते हुए दिखाई देने लगी। जिया सम्राट ने आदेश दिया, जल्दी करो और 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी में वापस चले जाओ। शाही महामहिम। वे सभी जिया सम्राट की ओर देखने लगे। हालांकि जिया सम्राट ने बस अपना सिर हिला दिया। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उनकी हार निश्चित थी। उनके पास स्थिति बदलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ग्रैंड जिया की सेनाएं शायद पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। भूल जाओ। अगर मैं हार गया तो हार ही गया। इस ब्रह्मांड में शाश्वत साम्राज्य जैसी कोई चीज कभी नहीं रही। यहाँ तक कि मेरे आदिकालीन शाही कुल की भी आज की स्थिति आदिकालीन युग की स्थिति से तुलना नहीं की जा सकती। जिया सम्राट ने मन ही मन आह भरी, पूरी तरह हार मान ली। अब वह और नहीं लड़ेगा। भागने की तैयारी करने का समय आ गया था। अगर वे भाग गए तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे। अगर वे आमने सामने लड़ते रहे तो नतीजा मौत ही होगा। मैं जियामांग वह सब कर चुका हूँ जो मैं कर सकता था, लेकिन अफसोस अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह भूल नहीं पा रहा था कि वह इस दुनिया में बड़े उत्साह के साथ आया था। इसमें घूम घूम कर इसे पोषित किया था, सभी चुनौती देने वालों को परास्त किया था, जब तक कि उसने अंततः पूरे ग्रैंड जिया को एकीकृत नहीं कर दिया। उसे अपनी इस दुनिया से गहरा लगाव था, लेकिन अफसोस अब जाने का समय आ गया था। ये दुनिया अब सीमलेस गेट की होगी। हा, इन्हें यूं ही भागने मत दो, सबको मार डालो। सच्चा अमर व्हाइट पोल जोर से हंसा। उसे इस वक्त बहुत उत्साह महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे आभास हो रहा था कि जिया सम्राट अब लड़ने की कोई योजना नहीं बना रहा है और शायद अब भाग ही जाएगा। इस दुनिया का नाम बदलकर व्हाइट पोल मेजर वर्ल्ड रखा जाने वाला था। वह इसका स्वामी होगा। यदि जियामांग भागना चाहता है तो उसे पहले यह विचार करना होगा कि मैं व्हाइट पोल उसे इसकी अनुमति दूंगा या नहीं। मार डालो। सच्चे अमर व्हाइट पोल की आंखें मारने की तीव्र इच्छा से भर गईं और सीमलेस गेट की सेनाओं का मनोबल चरम पर पहुंच गया। लेकिन अचानक बूम, एक अजीब विस्फोट। यह विस्फोट युद्ध क्षेत्र के उस हिस्से से आया जो इस पूरे समय काफी शांत और खामोश था। यही वह जगह थी जहां निंग का स्वर्गीय दंडक फंसा हुआ था। हालांकि जिया सम्राट उसे बचाना चाहते थे, लेकिन इस समय उनके लिए खुद को बचाना भी मुश्किल था। वे जी निंग को बचाने के लिए और ज्यादा सेना कैसे भेजते? जिया सम्राट, सच्चे अमर व्हाइट पोल और अन्य सभी ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। काले वस्त्र पहने, काले बालों वाले, लाल आंखों वाले बुजुर्ग बस वहीं स्तब्ध खड़े थे। उनके चारों ओर बर्फ के रंग के कमल के फूल लहरा रहे थे। बुजुर्ग ने उसकी छाती को छुआ। उसके शरीर के भीतर का शुद्ध यांग जिंदन जी निंग द्वारा अचानक भयावह हत्या के प्रहार से एक पल में ही चकनाचूर हो गया था। लाल आंखों वाले बुजुर्ग ने मुंह खोला, कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक भी आवाज निकलने से पहले ही वह उड़ती हुई धूल में बदल गया। उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रैंड जिया पर दावा करने के लिए इतने वर्षों के संघर्ष के बाद एक सच्चा अमर आखिरकार मर गया। सच्चा अमर क्रिम्सन जॉय खत्म हो गया। हत्यारा एक स्वर्गीय दंडक था। जी निंग का पुस्तक 18 अध्याय 24 सैनिकों की वापसी। ग्रैंड जिया और सीमलेस गेट। उस युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं स्तब्ध थीं। ग्रैंड जिया ने पहले ही पीछे हटना शुरू कर दिया था, जबकि सीमलेस गेट उत्सुकता से उनका पीछा कर रहा था तथा जिया सम्राट से कुछ अतिरिक्त मांस के टुकड़े काटने की योजना बना रहा था। लेकिन सच्चा अमर क्रिम्सन जॉय मर गया। एक महान शक्तिशाली शुद्ध यांग सच्चा अमर वास्तव में मर गया था। क्या बकवास है? जी निंग ने ऐसा कैसे किया? क्या वह फंस तो नहीं गया था? अगर वह बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाता तो भी वह सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय को एक पल में कैसे मार सकता था? अभी मुझे सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय के शरीर के चारों ओर बर्फ सफेद कमल की पंखुड़ियां तैरती हुई दिखाई दी। क्या उसकी मृत्यु प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने नाइनलीफ स्नोलोड्स से जुड़ी हो सकती है? सीमलेस गेट की सेना पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उन्हें इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वे स्पष्टतः जीत की कगार पर थे। आखिर अचानक ये कैसे हो गया? युद्ध के मैदान पर एकमात्र व्यक्ति जो अचंभित नहीं था वह स्वयं निंग था। सफलता।
निंग ने राहत की सांस ली। हालांकि उसे अपने स्वर्गीय दंडक की बदौलत शक्ति में पूर्ण लाभ था, फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वह सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय को मार पाएगा। अभी अभी उन्होंने पहली बार अपने प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने नाइनलीफ स्नोलोट्स को सक्रिय किया था। नाइनलीफ स्नोलोट्स दुश्मनों को फंसाने और बांधने के लिए सबसे उपयुक्त था। पहले निंग एक साधारण दिव्य अमर था, यहाँ तक कि जब उसने नाइनलीफ स्नोलोट्स को सक्रिय करने के लिए स्वर्गीय दंडक की शक्ति का उपयोग किया तब भी वह अत्यधिक शक्तिशाली नहीं था। हालांकि एक शुद्ध यांग सच्चा अमर बनने के बाद और अपनी शुद्ध यांग ऊर्जा को अपने स्वर्गीय दंडक की शक्ति के साथ मिलाने के बाद और फिर उस पूरी ऊर्जा का उपयोग करके नाइनलीफ स्नोलोट्स को सक्रिय करने के बाद अनगिनत स्नोलोट्स बनाने की उसकी क्षमता वाकई अद्भुत थी। उन्होंने तुरंत ही पूरी तरह से अप्रस्तुत ट्रू इमोर्टल क्रिम्सन जॉय को उनके साथ कवर कर लिया था। जैसे ही उसने सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय को घेरने के लिए बर्फ सफेद कमल की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया, निंग ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उलझी हुई काली जंजीरें तुरंत टूट गईं। अच्छा नहीं, स्नोलोट्स द्वारा फंस जाने पर और अपने मंत्र के नष्ट होने का आभास होने पर सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बुरा होने वाला है। युद्ध में कोई अचानक परिवर्तन अवश्य आया होगा, लेकिन वह स्नोलोट्स की बाधा के पार क्या हो रहा था यह नहीं देख पा रहा था, नहीं वह ग्रेटर टेलीपोर्ट कर पा रहा था। उसने खुद को किसी अमर संपत्ति में छिपाने की हिम्मत नहीं की। अगर वह ऐसा करता तो दुश्मन तुरंत उस पर कब्जा कर लेता। इस प्रकार उस समय वह केवल एक ही काम कर सकता था, वह था अपनी रक्षा के लिए अपने शुद्ध यांग खजाने का उपयोग करना। धमाका, एक ठंडा कपटी तलवार हमला। काली जंजीरों को तोड़ने के बाद निंग ने तुरंत एक खामोश बिना आवाज वाली तलवार से वार किया। यह एक हथियारी तलवारबाजी थी जो निंग ने माउंट इनहॉट में सीखी थी। उसने माउंट इनहॉट में बहुत सी तलवारबाजी सीखी थी, जिनमें से कई महान आकाश के दैवीय पिताओं द्वारा विकसित की गई थीं। आमतौर पर निंग के लिए इनमें से किसी भी तलवारबाजी का इस्तेमाल करना दुर्लभ था, क्योंकि ये तलवारबाजी दूसरों द्वारा विकसित की गई थी। हालांकि निंग के हाथों में ये बहुत शक्तिशाली थी, फिर भी वह उनमें पुनर्तः पूर्णता के स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। हालांकि निंग ने कभी अपनी हथियारी तलवारबाजी बनाने की कोशिश नहीं की थी। उसके नेतृत्व वाले स्वर्गीय दंडक की अकल्पनीय शक्ति को देखते हुए ये तलवारबाजी पहले से ही काफी शक्तिशाली थी, और इसलिए धमाका, बर्फ सफेद कमल की पंखुड़ियां तुरंत अलग हो गईं, जिससे निंग की तलवार सीधे सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय के सुरक्षात्मक जादुई खजाने पर वार करने लगी। चूंकि सच्चा अमर क्रिम्सन जॉय बर्फ जैसे सफेद कमल के फूलों में फंस गया था, इसलिए उसके सुरक्षा खजाने का रक्षात्मक क्षेत्र उसके शरीर के बहुत करीब था। निंग द्वारा इस्तेमाल की गई यह हथियारी तलवार कला एक प्रकार की कंपन आधारित तलवार कला थी। जब उसने उसे काटा तो एक बहुत ही अजीब लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा एक ऐसे कंपन में बदल गई जिसे शुद्ध यांग जादुई खजाना भी नहीं रोक सका। ये कंपन सीधे सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय के शरीर में पहुंचा और इसने तुरंत उसके शुद्ध यांग जिंदन को चकनाचूर कर दिया। इससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि निंग का तलवार वार कितना शक्तिशाली था। सच तो ये है कि सच्चा अमर क्रिम्सन जॉय जैसा कोई भी व्यक्ति विनोमसोम के श्वेत मुख वाले फ्लड ड्रैगन फिंड गॉड सेनाओं में से किसी एक या रेन ड्रैगन सेना से सीधे लड़ने की हिम्मत कभी नहीं कर पाता। निंग उन तीनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। क्रिम्सन जॉय उसका विरोध कैसे कर सकता था? और सच तो ये है कि निंग भाग्यशाली था कि उसके पास नाइनलीफ स्नोलोट्स था। अगर स्नोलोट्स ने क्रिम्सन जॉय को बांधा न होता तो जब निंग उस पर हमला करता तो क्रिम्सन जॉय तुरंत भाग जाता। यदि स्वर्गीय अमर ब्लैकहेवन को पता होता कि निंग ने नाइनलीफ स्नोलोट्स का उपयोग किया है, जो एक खजाना था जो पहले ब्लैकहेवन का था, सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय के भागने के रास्ते को काटने के लिए जिसे ब्लैकहेवन ने मदद करने के लिए कहा था, यह वर्णन करना सचमुच कठिन होगा कि दिव्य अमर ब्लैकहेवन को कैसा महसूस होगा। गति पकड़ो, मार डालो। अपनी जीत का जश्न मनाते हुए निंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और वह तुरंत निकटतम दुश्मनों की ओर बढ़ गया। उस स्थान पर सीमलेस गेट के 3 सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन और साथ ही एम्पायरियन गॉड गोलेम का एक समूह मौजूद था। वे ग्रैंड जिया के 5 हेवन पनिशर्स पर हमला कर रहे थे, जो जिया सम्राट के आदेशानुसार एक दूसरे का बचाव करते हुए पीछे हट रहे थे। हालांकि इस समय सभी रुक गए थे, वे सभी स्तब्ध थे और ग्रैंड जिया की सेनाएं अपने दिलों में बेतहाशा खुशी महसूस कर रही थीं। अच्छा नहीं है, जल्दी जाओ, मदद करो, जाओ उनकी मदद करो। सीमलेस गेट की तरफ ट्रू इमोर्टल व्हाइट पोल और गेट मास्टर एजियो फॉक्स सबसे पहले होश में आए। ट्रू इमोर्टल क्रिम्सन जॉय की मौत पर उन्हें हैरान होने का जरा भी वक्त नहीं मिला। उन्होंने तुरंत आदेश देना शुरू कर दिया। सच्चे अमर श्वेत ध्रुव ने सबसे पहले अपने मंत्र का लक्ष्य बदलकर निंग पर ध्यान केंद्रित किया। उसके पीछे आकाश में मंडरा रहा बर्फीला सौर तारा निंग के आक्रमणकारी स्वर्गीय दंडक की ओर जमी हुई प्रकाश किरणें बरसाने लगा। हुश हुश हुश। ठंडी रोशनी एक अविरल धारा में चमक रही थी। निंग का स्वर्गीय दंडक नंगे पांव जमीन पर उछल कूद कर रहा था। सच्चे अमर श्वेत ध्रुव को पहले भी इस मंत्र का प्रयोग करते देख चुका निंग को जरा भी डर नहीं लगा। उसने आनंद विश्व तलवार निकाली। उसकी तलवार की रोशनी पानी की तरह बह रही थी। बचपन से ही निंग अपनी रक्षा के लिए तलवारबाजी में माहिर था। पानी जैसी तलवार की रोशनी का पर्दा सा प्रवाह प्रकाश के सभी जमे हुए भालों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहा था। बूम बूम बूम। निंग के शब्दों में निहित जबरदस्त शक्ति सभी हमलों को सहन करने में सक्षम थी। मैं उसे रोक नहीं सकता। सच्चे अमर व्हाइट पोल का चेहरा बदल गया। जल्दी करो, जूनियर प्रशिक्षु बहन एजियो फॉक्स, जाओ मदद करो। हेवन पनिशर, जिसकी कमान जी निंग के पास है, बहुत शक्तिशाली है। मैं एक फेंट गॉड सेना को भी रोक सकता था, लेकिन मैं उसे नहीं रोक सकता। ठीक है,
एजियोफॉक्स भी चिंतित था। दोनों ही निंग से काफी दूर थे। उनके पास उस पर हमला करने का समय नहीं था। उनके पास सिर्फ मंत्र, जादुई खजाने और दूसरी लंबी दूरी के विकल्प ही थे। 9 घने लोमड़ी पूंछ वाले पक्षी हवा में उड़ते हुए निंग की ओर बढ़ रहे थे, मानो वे आकाश को काला कर रहे हों। बस भाड़ में जाओ। निंग का हेवन पनिशर 2 तलवारें लिए आगे बढ़ता रहा। इससे पहले उसने सच्चे अमर व्हाइट पोल को रोकने के लिए सिर्फ एक तलवार का इस्तेमाल किया था। अब उसने दूसरी तलवार भी इस्तेमाल कर ली। धमाक धमाक धमाक। जब उसकी तलवार चली तो मानो आसमान अचानक फिर से साफ और चमकीला हो गया हो। 9 रोएदार पूंछें फटकर अलग हो गईं, बस उनका एक छोटा सा हिस्सा ही बचा। हालांकि जल्दी ही 9 पूंछें फिर से बाहर की ओर बढ़ गईं और फिर से उग आईं। निंग की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई और वह बहुत तेज था। फेंट गॉड सेनाएं, हेवन पनिशर, सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन, रेन ड्रैगन सेना, इनमें से कोई भी निंग के हेवन पनिशर की गति के बराबर नहीं था। दरअसल ब्लड क्लाउड गोलेम भी इस समय निंग की गति के बराबर ही थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि निंग वाकई इतना भयानक तेज था। जल्दी जाओ, उन्हें बचाओ। जी निंग, इसे बंद करो जल्दी। सच्चे अमर श्वेत ध्रुव ने उन्मत्त होकर आदेश जारी किए। जी निंग की शक्ति में अचानक विस्फोटक वृद्धि इस पूरी लड़ाई का परिणाम बदलने में पूरी तरह सक्षम की। अगर वे उसे धीमा नहीं कर पाते और उसे उसी तरह आगे बढ़ने देते जैसे वह अभी था, तो कोई भी सेना, स्वर्ग का देवता या सच्चा अमर बिना सहायता के जी निंग के स्वर्ग दंडक से लड़ने में सक्षम नहीं था। सीमलेस गेट की सेनाओं को निंग द्वारा एक एक करके नष्ट कर दिए जाने की पूरी संभावना थी, जिसके परिणामस्वरूप इस पूरी लड़ाई में हार हो जाती। इस प्रकार उन्हें अपना सारा प्रयास उसे रोकने पर केंद्रित करना पड़ा। वाह! तलवार की रोशनी से हमला किया गया। 3 सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन अब भाग रहे थे। 5 स्वर्गीय दंडक और निंग का स्वर्गीय दंडक उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही निंग की तलवार की रोशनी बुझी, जिस सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन पर उसने निशाना साधा था, उसे हार की एक भयंकर अनिच्छुक दहाड़ निकालने का ही मौका मिला। वार! निंग की तलवार ने सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन की गर्दन को चीर दिया, जिससे उसका सिर उड़ गया। ड्रैगन का शरीर तुरंत टूट गया, जिससे उसके अंदर के दिव्य अमर और मुक्त अमर प्रकट हो गए और वे तुरंत भागने लगे। मार डालो, मार डालो, मार डालो। सेलेस्टियल इमॉर्टल यूनिटी, सेलेस्टियल इमॉर्टल वैको और अन्य सभी ने अपने स्वर्गीय दंडकों के साथ बचे हुए लोगों का नरसंहार किया। जाना, उसे रोको। धमाका! एक और जोरदार धमाका सुनाई दिया। एक बेहद शक्तिशाली सफेद चेहरे वाला बार्ड ड्रैगन जी निंग के सामने आने में कामयाब हो गया था। यह वेनोमसोंग का सफेद चेहरा वाला बार्ड ड्रैगन था, जो निंग के सबसे नजदीक था। वेनोमसोंग ने अपने ड्रैगन के तीखे, भयंकर पंजों से हमला किया, जबकि निंग ने एक बार फिर आनंद विश्व तलवार से हमला किया। धमाका! ये पहली बार था जब इन 2 विशाल दानव प्रकटीकरणों के बीच आमने सामने लड़ाई हुई थी। वेनमसोंग के सफेद चेहरे वाले ड्रैगन के दोनों शल्कदार पैर टक्कर के जोर से गिरकर पीछे की ओर उड़ गए। इस वजह से वेनमसोंग के सफेद चेहरे वाले ड्रैगन के चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। वो असल में जी निंग से इतना कमजोर था, लेकिन सच्चे अमर व्हाइट पोल का चेहरा पूरी तरह बदल गया। पहले निंग की ताकत देखकर उसने निंग की ताकत का मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया था और उम्मीद की थी कि निंग का हेवन पनिशर वेनमसोंग के सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन वेनमसोंग के सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन को इस तरह उड़कर गिरा देना उसकी उम्मीदों से परे था। ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। उसे धीमा करो। उसके पास आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था। सच्चे अमर व्हाइट पोल और गेटमास्टर एजियोफॉक्स दोनों ने निंग पर अपने मंत्र केंद्रित कर दिए थे और उनके दोनों मंत्र असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। निंग को उनसे बचाव के लिए हर समय कम से कम एक तलवार का इस्तेमाल करना पड़ता था। जब दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वेनोमसोंग के सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन के पास उस प्रहार से उबरने के लिए पर्याप्त समय था और फिर वह एक बार फिर निंग से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। और इस तरह ट्रू इमोर्टल व्हाइट पोल, गेटमास्टर एजियोफॉक्स और वेनमसोंग के व्हाइट फेस्ड फ्लड ड्रैगन तीनों ने मिलकर जी निंग को मुश्किल से बांधने और गतिरोध कम करने की कोशिश की। बस मुश्किल से। निंग अभी भी आगे बढ़ने में सक्षम था, बस उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई थी। पीछे हटो। सच्चे अमर व्हाइट पोल के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था, क्योंकि वह मन ही मन अपनी सेना को आदेश दे रहा था। वे इस लड़ाई को जारी नहीं रहने दे सकते थे। वे पहले ही ट्रू इमोर्टल क्रिम्सन जॉय और एक व्हाइट फेस्ड फ्लड ड्रैगन को खो चुके थे। जी निंग अकेले ही व्हाइट पोल, एजियोफॉक्स और वेनमसोंग को बांधने में कामयाब हो गया था। सीमलेस गेट का अब कोई फायदा नहीं था। सीमलेस गेट की सेनाएं पीछे हटने लगीं। इससे पहले सीमलेस गेट की एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षमता थी। ट्रू इमोर्टल व्हाइट पोल, गेटमास्टर एजियोफॉक्स और वेनमसोंग के व्हाइट फेस्ड फ्लड ड्रैगन ने मिलकर जी निंग को बांध दिया था और अब उनकी सेनाएं किसी खास खतरे में नहीं थीं। इसलिए वे बहुत ही स्थिर और व्यवस्थित तरीके से पीछे हटने में सक्षम थे। जल्द ही यह अचानक, अप्रत्याशित, अंतिम लड़ाई समाप्त हो गई। हमारे सैनिकों को वापस बुलाओ। जिया सम्राट की आवाज भी गूंजी, एक बार फिर जोश और इच्छा शक्ति से भरी हुई। ग्रैंड जिया के लिए युद्ध। उसने अभी तक इसे खोया नहीं था। जिया सम्राट दूर से जी निंग के नेतृत्व में खड़े विस्मयकारी अर्धनग्न स्वर्गीय दंडक को घूर रहा था। उसके मन में खुशी का जश्न था और जी निंग के प्रति उसके मन में कृतज्ञता का भाव भी था। जी निंग सचमुच वह धुरी थी जिस पर इस युद्ध के परिणाम निर्भर थे।
तीन लोगों से परे पिता क्रिम्सन ब्राइट के जागरण का स्थान। स्वयं डाउफादर क्रिम्सन ब्राइट के अलावा एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों की एक पूरी टोली प्रकाश के उस दर्पण में चित्रित युद्ध दृश्यों को देख रही थी। अच्छा, ये जी निंग है। वह तो बस शक्ति से भर गया। सच्चा अमर क्रिम्सन जॉय अभी अभी मरा। वह सचमुच ऐसे ही मर गया। देखो, वह अभी भी आगे बढ़ रहा है। वह अविश्वसनीय रूप से क्रूर है। वह सीधे उन्हें चीरता हुआ जा रहा है। सीमलेस गेट अब घबरा रहा है। ट्रू इमोर्टल व्हाइट पोल और गेट मास्टर एजर फॉक्स दोनों ने अपने मंत्र इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन वे उसे रोक नहीं सकते। वे उसे बिल्कुल नहीं रोक सकते। व्हाइट फेस्ड फ्लड ड्रैगन भागने लगे हैं। ये बेकार है। वे बहुत धीमे हैं। जी निंग ने अभी अभी अपनी तलवार से हमला किया है। आहा, उनमें से एक मर गया। उफ, विनुमसोंग का व्हाइट फेस्ड फ्लड ड्रैगन अभी अभी आया है। ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। उसे तो अभी उड़ा दिया गया। मन काफी उदास था, लेकिन अब सभी एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों ने महसूस किया कि उनकी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। वे सभी उत्साहित थे। आखिरकार उनके कुछ वतन और प्रमुख दुनियाएं पहले ही जीत ली गई थीं, जिन पर अभी तक कब्जा नहीं हुआ था। वे भी ग्रैंड जिया को इस भयानक संकट में गिरते देखकर दुखी हुए। अगर ग्रैंड जिया ही गिर गए होते तो वे कैसे बच पाते? ज्यादातर स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन जैसे बेहद स्वार्थी लोग ही, जिनके पास चिंता करने के लिए कोई प्रमुख दुनिया या क्षेत्र नहीं था, इस लड़ाई के नतीजों से बिल्कुल बेपरवाह होंगे। जी निंग इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक शुद्ध यांग सच्चा अमर बन गया हो? वह बहुत ताकतवर है। उनका आभामंडल बस। सब लोग आश्चर्य से आहें भर रहे थे। कौन नहीं चाहेगा कि निंग जैसा क्रूर दबंग व्यक्ति युद्ध में उनके पक्ष में खड़ा हो? जिया सम्राट का क्लोन बस वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, बेहद खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसने पास खड़े तलवार अमर सदाबहार की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कुछ अप्रिय भाव थे। आखिरकार सदाबहार ने अभी अभी काफी कुछ कहा था। सौभाग्य से कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई एवरग्रीन, आप इतने साल पहले जी निंग को अपना शिष्य नहीं बना पाए, वरना आपने उसकी प्रगति में सचमुच देरी कर दी होती। जिया सम्राट ने भावुक होकर आह भरी। तुम? अमर तलवार एवरग्रीन का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत जवाब देना शुरू कर दिया। वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था, लेकिन अचानक उन सबके ऊपर अपने सिंहासन पर बैठे पिता क्रिम्सन ब्राइट ने जोर से स्पष्ट हंसी। ये जी निंग, अच्छी, बहुत अच्छी। जो शब्द स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन उगलने ही वाला था, वे उसके गले में ही अटक गए। वह कुछ भी नहीं बोल पाया। पुस्तक 18 अध्याय 25 सुदृढ़ीकरण का अनुरोध। डाउफादर क्रिम्सन ब्राइट के नीचे स्थित अनेक स्वर्गिक देवता और सच्चे अमर उसकी ओर देख रहे थे। सालों पहले मुझे एक बार इस जी निंग को अपना शिष्य बनाने का मौका मिला था, लेकिन मेरे सामने जो 3 विकल्प उपलब्ध थे, उनमें से मैंने लिटिल वुडपास को चुना। पिता क्रिम्सन ब्राइट मुस्कुराए, मानो उनका मूड बहुत अच्छा हो। मुझे यकीन था कि लिटिल वुडपास में जी निंग से ज्यादा क्षमता होगी, लेकिन लगता है उम्र के साथ मेरी नजर धुंधली हो गई है। सभी स्वर्गिक देवता और सच्चे अमर लोग अवाक रह गए। जी निंग की तारीफ करना एक बात थी। आखिरकार उन्होंने ग्रैंड जिया की उस लड़ाई में हालात पूरी तरह बदल दिए थे, लेकिन दाऊफादर का ये कहना कि उनकी उम्र के साथ नजर धुंधली हो गई है, थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था। एक दाऊफादर की क्या हैसियत थी? अगर वह सचमुच खुद पर थोड़ा व्यंग्य करना भी चाहते थे, तो जी निंग की खातिर खुद पर व्यंग्य करना उनके लिए बहुत ही अजीब था। आखिरकार यह मेरे उस पुराने दोस्त की ही तो बात थी जिसकी दूरदर्शिता श्रेष्ठ थी। दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट ने हवा की ओर इशारा किया और अचानक प्रकाश का एक और दर्पण प्रकट हुआ। उस दर्पण पर एक और युद्ध की छवियां उभरी, जिसमें 100 से ज्यादा एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर, सच्चे ड्रैगन, फेंट गॉड, फीनिक्स और अन्य पौराणिक जानवरों के साथ भाग ले रहे थे। युद्ध में दोनों पक्ष भयंकर युद्ध कर रहे थे। दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट ने शांति से कहा, वाइनसन क्षेत्र और सीमलेस गेट के बीच अंतिम युद्ध चरम पर पहुंच गया है। नीचे खड़े सभी लोग युद्ध को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वाइनसन क्षेत्र दर्जनों बड़े और अनगिनत छोटे लोगों का समूह था, जिन पर दाऊफादर वाइनसन का शासन था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो क्रिम्सन ब्राइट क्षेत्र से किसी भी तरह से कमतर नहीं था। वाइनसन क्षेत्र ने वास्तव में लगभग 80 एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमर लोगों को युद्ध में भेजा है। देखो, वे 18 सच्चे अमर मिलकर एक नौगीत समूह में शामिल हो गए हैं। वे शक्ति में किसी देवपिता के निकट ही होंगे। वे काफी पागल हो रहे हैं। यहाँ तक कि फीनिक्स वंश भी उतर आया है। यह एक महान युद्ध था, जो ग्रैंड जिया द्वारा हाल ही में लड़े गए युद्ध से कहीं अधिक भयंकर था। जैसे ही जिया सम्राट ने ये युद्ध देखा, उसे अचानक सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, जब वह अपने अधीन मारे गए दिव्य अमर और मुक्त अमर के लिए दुखी हो रहा था, तो महान दाऊफादर कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर चीजों को देख रहे थे। तीनों लोकों में आए इस प्रचंड तूफान के दौरान दिव्य अमर और मुक्त अमर की मृत्यु दाऊफादरों की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं पैदा कर सकती थी। केवल स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमर की मृत्यु ही सच्चे देवताओं और दाऊफादरों का ध्यान आकर्षित कर सकती थी। जिया सम्राट की नजर में उनकी क्षति असहनीय रूप से विनाशकारी थी। हालांकि दाऊफादर्स की नजर में ग्रैंड जिया में हुए युद्ध में जिया सम्राट और सीमलेस गेट दोनों को बराबर की क्षति हुई थी। हालात अभी भी पूरी तरह से भयावह स्थिति में नहीं पहुंचे थे। यह महातूफान पूरे त्रिलोक को अपनी चपेट में ले चुका है। अंत में ये कई सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं को नष्ट कर देगा। और सोचिए, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला था। ऐसा लगता है कि मैं बहुत लंबे समय से एक आरामदायक जीवन जी रहा हूँ। जरा सी भी बाधा मुझे निराश और पीछे हटने की इच्छा जगाने के लिए पर्याप्त थी। जिया सम्राट ने मन ही मन सोचा। जिया मांग। अचानक जिया सम्राट के मन में एक आवाज गूंजी।
जिया सम्राट अपना सिर उठाकर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वक्ता थे दाऊदफादर क्रिम्सन ब्राइट। ग्रैंड जिया के लिए लड़ाई अभी शुरू हुई है, दाऊदफादर क्रिम्सन ब्राइट ने मन ही मन कहा। सीमलेस गेट ने अपनी सेना का एक छोटा सा हिस्सा ही भेजा है। हमले का नेतृत्व मुख्य रूप से गेटमास्टर अजूर फॉक्स का सीमलेस गेट कर रहा है, इसलिए हम में से किसी को भी हस्तक्षेप करने की जल्दी नहीं थी। अगर सीमलेस गेट इसे जाने देता है तो हम भी जाने देंगे, लेकिन अगर वे अपनी सेनाएं बुलाकर सामूहिक हमला करते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। जिया सम्राट तुरंत उत्साहित हो गया। लेकिन हाँ, अगर तुम एजोर फॉक्स द्वारा सीमलेस गेट की अपनी शाखा से लाई गई सीमित सेना का भी सामना नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए तुम्हें खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। दाऊदफादर क्रिम्सन ब्राइट ने मन ही मन कहा। तुम सिर्फ खुद को दोषी ठहरा सकते हो कि तुमने पर्याप्त मेहनत नहीं की, इतना भी मजबूत नहीं हो पाए कि एजोर फॉक्स की शाखा को अतिरिक्त बल मांगने के लिए मजबूर कर सको। समझ गया। जिया सम्राट ने सिर हिलाया। जब उसने सोचा, वास्तव में वह जियामांग पर्याप्त निर्दयी नहीं था। वह अपने अधीनस्थों के प्रति पर्याप्त निर्दयी नहीं था। वह अपने किसी भी स्वर्गिक देवता, सच्चे अमर या स्वर्ग दंडक को मरने नहीं देना चाहता था। लेकिन एक वास्तविक जीवन मरण के युद्ध में कभी कभी बलिदान देना पड़ता है। आप जितना अधिक ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि आपके लोगों में से कोई भी न मरे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप असफल होंगे। उदाहरण के लिए सीमलेस गेट। उन्होंने अपने कई ब्लड क्लाउड गोलेम को निश्चित मृत्यु की ओर भेज दिया था, लेकिन ब्लड क्लाउड गोलेम बहुत सफल रहे थे। उनमें से केवल 8 गोलेम की मृत्यु के परिणामस्वरूप उन्होंने एक स्वर्ग दंडक और एक फिंग गॉड सेना का वध कर दिया था। अपनी जान जोखिम में डालकर भी पूरी ताकत झोंक देने की इस तरह की मानसिकता वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से सफल हो सकती है। वह खुद के प्रति भी उतना निर्दयी नहीं था। वह ग्रैंड जिया के वर्ल्ड फॉर्मेशन को दूसरी बार सक्रिय करने के लिए अपने जिंदनसार का ज्यादा इस्तेमाल करने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो उसका सफेद वस्त्रधारी प्राइमल ट्विन बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाता। सीमलेस गेट को कई युद्ध मोर्चों पर लड़ना होगा और पूरे 3 लोगों में युद्ध की आग भड़कानी होगी। दाऊदफादर क्रिम्सन ब्राइट ने मन ही मन कहा। उनकी सेना सीमित है, हालांकि उनकी खुफिया रिपोर्टों ने उन्हें आपके ग्रैंड जिया की शक्ति का एक मोटा अनुमान दिया है और उन्हें कुछ व्यवस्थाएं करने की अनुमति दी है। फिर भी वे अपनी शक्ति का बहुत अधिक अपव्यय नहीं कर सकते। अगर ग्रैंड जिया के 3000 दिव्य अमर उनकी सेवा में आकर्षित न हुए होते तो वास्तव में वे आपकी तुलना में जनशक्ति के मामले में कमजोर होते। सीमलेस गेट के उच्चतम स्तर के सदस्यों ने अपने अधीनस्थों को पूरी ताकत लगाने का आदेश दिया है। आपको भी पूरी ताकत से प्रयास करने की जरूरत है। कुछ दिव्य अमर मर सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर भी मर सकते हैं। तो क्या यह एक विपत्ति है, एक सच्चा तूफान? अगर हम अपने 4 या 5 को खोने के बदले में सीमलेस गेट के 7 या 8 स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमरों को मार सकें तो ये सार्थक होगा। यह एक बड़ी जीत होगी। दाऊदफादर क्रिम्सन ब्राइट की आवाज सुनकर जिया सम्राट स्तब्ध रह गया। 1000 शत्रुओं को मारना तथा 500 सहयोगियों को खोना, यह एक जबरदस्त जीत मानी जाएगी। तूफान के बीच में तुम्हें जागृत होना जरूरी है कि उसमें कैसे व्यवहार करना है। जब आदिम जगत का विनाश हुआ था तब तुम बहुत कमजोर थे और इसलिए युद्ध में शामिल नहीं हुए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये बड़े तूफान कितने भयानक हो सकते हैं। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि वह बूढ़ा अभी पूरी तरह से जागा नहीं है। देवपिता क्रिम्सन ब्राइट ने मन ही मन संदेश भेजा, एक बार जब वह बूढ़ा सचमुच जाग जाएगा तो ये तूफान अपने चरम पर पहुंच जाएगा। तब तक स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर चींटियों की तरह हो जाएंगे और बड़ी संख्या में सच्चे देवता और देवपिता नष्ट हो जाएंगे। आपके शिष्य ने गलती की है। जिया सम्राट अब पूरी तरह से समझ गया। उसे निर्दयी होना पड़ा, अपने अधीनस्थों के प्रति निर्दयी, अपने प्रति निर्दयी। तभी वह इस तूफान से बच सका। 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी के भीतर एक खुशी का जश्न मनाया गया। फेंट गॉड सेनाएं, रेन ड्रैगन सेना और हेवन पनिशर सेनाएं सभी को उनके क्वार्टरों में वापस भेज दिया गया। साथ ही दाऊवादी डार्कनॉर्थ, फ्लोटवाटर, मेरे लिए किसी की प्रशंसा करना बहुत दुर्लभ है, लेकिन आज तुमने जो किया उसकी मैं सचमुच प्रशंसा करता हूँ। रेन ड्रैगन सेना के भंग होने के बाद काले कवच पहने एक दुबली पतली युवती उसमें से उड़कर बाहर आए। वह एक शुद्ध यांग सच्ची अमर थी। सच्चे अमर जलचर, तुम्हें सादर प्रणाम, निंग ने कहा। वह अभी भी दिव्य अमर होने का ढोंग कर रहा था। ऐसी शिष्टता की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हजारों दिव्य अमरों और उन सभी मुक्त अमरों का नेतृत्व और नियंत्रण करने के मामले में तुम मुझसे सचमुच श्रेष्ठ हो। सच्चे अमर फ्लोटवाटर ने निंग को गौर से देखा। सच कहूं तो मुझे तो ये भी शक है कि तुम पहले ही एक शुद्ध यांग सच्चे अमर बन चुके हो। निंग बस हंस दिया। जी निंग, डार्कनॉर्थ, एक के बाद एक खुश आवाजें गूंज रही थीं। ये थे यूनिटी, ऑल बीस्ट्स, वॉको, रेनसोअर और डिस्टफ्लोट। निंग ने अपने 4 भाई बहनों को देखा। उसके दिल में खुशी और गम दोनों थे। उसे दुख इसलिए हुआ क्योंकि उसका छठा भाई रेनबो पहले ही मर चुका था। अफसोस, छठे भाई को इसे देखने का मौका नहीं मिला। इंद्रधनुष, वह जैसे ही वे 6 लोग पुनः एक साथ आए वे शीघ्र ही दुखी हो गए। युद्ध में हमेशा मौतें होती रहेंगी। काले वस्त्र पहने जिया सम्राट उड़कर ऊपर आया। उसके साथ एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों का एक समूह था। ये थे एम्पायरियन देवता किंडवाटर, एम्पायरियन देवता कोल्ड सिवेज, एम्पायरियन देवता फायर क्लाउड, सच्चा अमर स्काईफॉर्मर और सच्चा अमर डोंगियान। महामहिम, निंग और बाकी 6 ने जल्दी से सलामी दी। इस बार कई दिव्य अमर, विमुक्त अमर और यहाँ तक कि दुष्ट देवता भी नष्ट हो गए। इंद्रधनुष उनमें से एक था। काले वस्त्रधारी जिया सम्राट ने कहा, ये तो इस महातूफान की शुरुआत मात्र है।
हम सभी को ये समझना चाहिए कि हम में से और भी लोग मरेंगे। निंग और बाकी सभी लोग इस बात को समझ गए थे। सुभूति ने भी निंग को इस बारे में बताया था। ये दोनों महान गठबंधन एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि काले वस्त्र पहने जिया सम्राट ने निंग की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। हा, जी निंग, तुमने मुझे वाकई एक अद्भुत सरप्राइज दिया। हा, मैंने तो हमें अस्थायी रूप से पीछे हटने का आदेश भी दिया था, लेकिन किसने सोचा था कि तुम मुझे इतना अद्भुत सरप्राइज दोगी। तुमने तो एक शुद्ध यांग सच्चे अमर को भी मार डाला। अस्थायी रूप से पीछे हटना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। उस समय जिया सम्राट ग्रैंड जिया से पूरी तरह भागकर हार मान लेना चाहता था। अभी लाभ सीमलेस गेट के पास नहीं है, ये हमारे पास है, ग्रैंड जिया के पास। जिया सम्राट ने अपने सहयोगियों की ओर देखा, उनकी हंसी जोरदार और साफ थी। इस समय सीमलेस गेट के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जी निंग से कैसे निपटा जाए। सच्चे अमर व्हाइटपोल, गेटमास्टर एजियो फॉक्स और वेनमसॉन्ग के सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन को उसे थोड़ा धीमा करने के लिए मिलकर काम करना होगा। वे उसे पूरी तरह से बांध नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए उन्हें सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन की कमान में किसी और एम्पायरियन देवता या सच्चे अमर को भेजना होगा। हा, इससे हम में से बाकियों के लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। हम उनका वध कर सकते हैं। ग्रैंड जिया के पास रेन ड्रैगन सेना, 2 फेंट गॉड सेनाएं, साथ ही 5 स्वर्गीय दंडक और कई एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर देवता भी थे। 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी के भीतर का पूरा वातावरण बहुत अधिक शांत हो गया। एक शुद्ध यांग सच्चे अमर को मारना निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता थी। निर्बाध शहर, यहाँ का माहौल बहुत उदास था। क्रिम्सन जॉय मर गया, ये कैसे हो सकता था। स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर सभी मुख्य महल में एकत्रित थे। सच्चे अमर व्हाइटपोल और गेटमास्टर एजियो फॉक्स सहित सभी के चेहरे पर कुरूपता थी। यद्यपि उन्होंने ग्रैंड जिया के कुछ दिव्य अमर और ढीले अमर को मार डाला था, लेकिन उन्होंने कई दिव्य अमर और ढीले अमर को भी खो दिया था। उनके नुकसान वास्तव में काफी तुलनीय थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने शुद्ध यांग सच्चे अमरों में से एक को खो दिया था। काय करते जी निंग की कमान में हेवन पनिशर अचानक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया। अभी व्हाइटपोल, एजियो फॉक्स और वेनमसॉन्ग के हेवन पनिशर को उसके खिलाफ सेना में शामिल होना पड़ा, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ने में सक्षम था। अब हमारे पास इस युद्ध को जीतने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसे वास्तव में खोने के खतरे में पड़ जाएंगे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, हमें अतिरिक्त सैनिकों की मांग करनी होगी। ठीक है, अतिरिक्त सहायता का अनुरोध करें। हमारे पास पर्याप्त ताकत नहीं बची है। स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर सभी ने इसके पक्ष में अपनी बात रखी। हालांकि गेटमास्टर अजूर फॉक्स के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मजबूत सेना की मांग करो। क्या तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान होगा? गॉडकिंग के पास 100 सीमलेस गेट हैं जिन्हें कई बड़े लोगों पर विजय पाने का काम सौंपा गया है। उनमें से कुछ अब पहले से ही जीते जा चुके बड़े लोगों पर स्थायी रूप से तैनात हैं। हर एक सीमलेस गेट को अतिरिक्त सेना और ज्यादा शक्ति की सख्त जरूरत है। कौन नहीं चाहता कि उसे मजबूत सेना मिले, लेकिन अगर हर कोई मजबूत सेना चाहेगा तो किसी के लिए भी उसे पाना मुश्किल होगा। कुछ देर के लिए सभी लोग चुप हो गए। नुवा गठबंधन की तुलना में उनके गठबंधन की कुल सैन्य शक्ति अभी भी कमजोर थी, अन्यथा उन्हें सभी प्रकार के प्रलोभनों और धूर्त तरीकों का उपयोग नहीं करना पड़ता। सौभाग्य से खुफिया रिपोर्टों के मामले में उन्हें पूर्ण बढ़त हासिल थी। जैसा कि कहावत है, जब आप अपने दुश्मन और खुद को जानते हैं तभी आप अपनी सभी लड़ाइयों में विजयी हो सकते हैं। युद्ध में खुफिया जानकारी का अत्यधिक महत्व होता है। अपनी खुफिया रिपोर्टों की बदौलत ही सीमलेस गेट नुवा गठबंधन के लिए इतनी सारी समस्याएं पैदा करने में सक्षम हो पाया था। सच तो ये है कि सीमलेस गेट की शक्ति पहले से ही बहुत कमजोर थी। अतिरिक्त सैनिकों की मांग करना यह मुश्किल होगा। पिछली बार गॉडकिंग ने ग्रैंड जिया के वर्ल्ड फॉर्मेशन से निपटने के लिए उनके लिए आदिम अराजकता का एक दाव फल निकाला था, लेकिन उन्हें कोई अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण नहीं दिया था। एजियो फॉक्स, अब चीजें अलग हैं। जी निंग एक नया चर है, इस समीकरण में एक प्रमुख नया चर। ठीक है, इसकी सूचना देवराज को दो। निंग की शक्ति का प्रदर्शन बहुत ज्यादा था। उसने सीमलेस गेट को यह एहसास दिला दिया था कि अगर यही हाल रहा तो चाहे वे कितनी भी कड़ी लड़ाई लड़ लें, वे बुरी तरह हार जाएंगे। गेटमास्टर एजियो फॉक्स चुप हो गया। सच्चा अमर व्हाइटपोल भी उसकी ओर देखने लगा। हालांकि उसने भी गॉडकिंग को अपना गुरु मान लिया था, लेकिन एजियो फॉक्स व्हाइटपोल से ज्यादा गॉडकिंग के ज्यादा करीब थी और वह इस निर्बाध द्वार की द्वारपाल थी। सच्चा अमर व्हाइटपोल ग्रैंड जिया के खिलाफ इस अभियान के लिए अस्थायी सैन्य कमांडर से ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, मैं इसकी रिपोर्ट गॉडकिंग को दूंगा, एजियो फॉक्स ने भारी स्वर में कहा। सुदृढ़ीकरण का अनुरोध। एजियो फॉक्स को ऐसा करने के लिए मजबूर होने पर बहुत शर्म महसूस हुई। पुस्तक 18, अध्याय 26, देवराजा का निर्णय। एक निजी कमरे में एक मोमबत्ती पहले ही जलाई जा चुकी थी। सुगंधित धुआं पूरे कमरे में फैल रहा था। अजूर फॉक्स कमल मुद्रा में बैठी थी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे नींद और सपनों के दायरे में प्रवेश कर रही थी। अंधेरे की विशाल दुनिया में अजूर फॉक्स प्रकट हुआ। अंधेरे की दुनिया के केंद्र में एक विशाल आकृति अचानक प्रकट हुई, जो कम से कम 30,000 मीटर ऊंचे एक विशाल सिंहासन पर बैठी थी और काले वस्त्रों से ढकी हुई थी। तुम हार गए। देवराज ने शांति से नीचे की ओर देखा। उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही थी। मुझे माफ कर दो गॉडकिंग। एजियो फॉक्स तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने जल्दी से कहा, हमने अपना सब कुछ कर दिया है
और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। लेकिन किसने सोचा था कि जीनिंग, जो साफ तौर पर एक दिव्य अमर थी, जिया सम्राट की तरफ से सबसे शक्तिशाली शक्ति बन जाएगी। सिर्फ उसके स्वर्गीय दंडक का सामना करना हमारे लिए बहुत कठिन है। हमारे पास सचमुच कोई और विकल्प नहीं है। देवराज बस चुपचाप उसकी ओर देखते रहे। एजियो फॉक्स वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसे अपना सिर ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं इस पूरे समय तुम्हारे और ग्रैंड जिया के बीच चल रहे युद्ध पर नजर रख रहा था, गॉडकिग ने शांति से कहा। जीनिंग की प्रगति दर वाकई बहुत तेज है, लेकिन इसके अलावा तुम सब कायर थे और अपनी जान को लेकर डरे हुए थे। खासकर व्हाइट पोल ने मुझे सचमुच निराश किया है। मैंने उसे आदिकालीन अराजकता का एक दाव फल दिया था, फिर भी वह जीत हासिल नहीं कर पाया। हमें माफ कर दो गॉडकिंग, एजियो फॉक्स ने घबराकर कहा। भगवान राजा ने अपने सिंहासन के हत्थे को हाथ से बजाया और चुप हो गया। टैप टैप टैप। पूरी दुनिया में एकमात्र ध्वनि उसके आर्मरेस्ट पर थपथपाने की ध्वनि थी, और यह अंधेरे में लगातार गूंज रही थी। अजूर फॉक्स की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोले। वह जानती थी कि देवराज सोच रहा है, कोई फैसला कर रहा है, उन्हें सुदृढ़ करना है या नहीं। आर्च ड्रैगन क्लाउड सिटी, पूरी स्थिति उलट गई थी और उन्हें एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। जिया सम्राट ने अपने स्वर्ग के देवताओं, सच्चे अमर और दिव्य अमर सेनापतियों को चर्चा के लिए मुख्य हॉल में बुलाया था, डार्कनॉर्थ सेना के सैन्य शिविर के भीतर। ये सचमुच बहुत अच्छा लगा। मैं इतने लंबे समय तक घुटन महसूस करता रहा, उन काली जंजीरों में फंसा रहा। अमर डार्कनॉर्थ वाकई बहुत शक्तिशाली था। उसने हमें उन जंजीरों को तोड़ने और उस तथाकथित सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय को मारने के लिए प्रेरित किया। हमने उस सफेद चेहरे वाले फ्लड ड्रैगन को भी मार डाला और सीमलेस गेट को भगा दिया। वह सचमुच अविश्वसनीय है। किसी स्वर्ग के देवता या किसी सच्चे अमर द्वारा नियंत्रित स्वर्गीय दंडक भी इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते। शिविर के भीतर दिव्य अमर और अनगिनत स्वच्छंद अमर आपस में उत्साह से बातें कर रहे थे। उनके स्वर्गीय दंडक ने अंत में अचानक जो शक्ति प्राप्त कर ली थी, वह उनके लिए अविश्वसनीय रूप से उत्तेजक थी। इंद्रधनुष ज्वाला परी यूवेई को गुजरते देख सभी ने बहुत सम्मान दिखाया। वे सभी जानते थे कि यूवेई और जीनिंग दाव साथी हैं, और यूवेई के पेट का उभार पहले से ही साफ दिखाई दे रहा था। सभी बता सकते थे कि वह गर्भवती थी। यूवेई के पेट में पल रहा बच्चा संभवतः उनके सेनापति अमर डार्कनॉर्थ का बच्चा ही होगा। स्वाभाविक रूप से ये दिव्य अमर और मुक्त अमर यूवेई के प्रति बेहद सावधान और आदरपूर्ण थे। यूवेई मुस्कुराई और उनकी ओर सिर हिलाया, कुछ विनम्रतापूर्ण बातें कहकर जवाब दिया और फिर मुड़कर अपने घर में प्रवेश कर निंग के लिए कुछ व्यंजन तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद निंग वापस आ गया। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, निंग ने कमरे में प्रवेश किया। जब वह अंदर आया तो यूवेई खाने की थाली लिए बाहर खड़ी थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैंने सुना है कि आज तुमने एक शानदार जीत हासिल की है। तुमने एक सच्चे अमर क्रिम्सन जॉय को भी मार डाला। तुमने पहले ही सुन लिया है। निंग आश्चर्यचकित होकर बैठ गया। कैंप में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। मुझे कैसे पता नहीं चला। यूवेई ने निंग के लिए कुछ अमर शराब डाली। निंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, मैं काफी भाग्यशाली था। बिना किसी योजना के मैंने ट्रू इमोर्टल क्रिम्सन जॉय को एक ही झटके में मार गिराया। लेकिन अफसोस, मैं बस एक कदम ज्यादा ही धीमा था। अगर मैं थोड़ा पहले ही अपनी सफलता हासिल कर लेता तो शायद हमारी सेना और भी कम होती। जब निंग ने अपने छठे भाई सेलेस्टियल इमोर्टल रेनबो के बारे में सोचा तो वह थोड़ा दुखी हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसके दाव हृदय ने उसे जल्दी से अपनी भावनाओं को शांत करने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद की। आपने एक सफलता हासिल की? यूवेई ने आश्चर्यचकित होकर कहा। ठीक है, निंग ने हल्के से सिर हिलाया, फिर कहा, मैंने अपनी आत्मा हृदय बल तकनीक में एक सफलता हासिल कर ली है। उसके गुरु सुभूति ने उसे बहुत पहले ही निर्देश दे दिया था कि उसे शुद्ध यांग सच्चे अमर स्तर तक पहुंचने की अपनी सफलता के बारे में दूसरों को यूं ही नहीं बताना है। उसे यूवेई या अंकल व्हाइट, जिन पर उसे पूरा विश्वास था, को भी इसके बारे में नहीं बताना था। अगर उसने किसी एक को भी बताया तो सीमलेस गेट को इसके बारे में पता चल जाएगा। आखिरकार आपने अपनी आत्मा हृदय बल तकनीक में एक सफलता हासिल कर ली है, यूवेई ने खुशी से कहा। शानदार। आत्मा हृदय बल में सफलता आपको अपने स्वर्गीय दंडक की और भी अधिक शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम बनाएगी, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इस समय ग्रैंड जिया के लिए युद्ध में सीमलेस गेट की तरफ से आपके बराबर के बहुत कम लोग हैं। हाँ, अभी तो कम से कम कोई भी मुझसे निपट नहीं सकता। सच्चा अमर व्हाइट पोल, गेटमास्टर एजियो फॉक्स और श्वेत चेहरे वाला फ्लड ड्रैगन, जो एक स्वर्ग के देवता के अधीन है, इन सबको मेरे खिलाफ एकजुट होना पड़ा और फिर भी वे मुकाबला नहीं कर पाए। यूवेई के सामने निंग ने कुछ ऐसा किया जो वह शायद ही कभी करता था। उसने थोड़ी शेखी बघारी। मुझे पता था कि तुम अद्भुत होगे। यूवेई बहुत खुश था। जी निंग जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसके बचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यूवेई और जी निंग को ये खाना बहुत पसंद आया। खाना खत्म करने के कुछ देर बाद यूवेई को अचानक चक्कर सा महसूस हुआ। गॉडकिंग। यूवेई का दिल बैठ गया जब उसे एहसास हुआ कि यह गॉडकिंग ही था जो उसे जबरदस्ती बुला रहा था। गॉडकिंग ने उसकी आत्मा पर अपनी छाप छोड़ दी थी। उसके पास उसके बुलावे को ठुकराने का कोई रास्ता नहीं था। जब एजियो फॉक्स यूवेई तक पहुंचना चाहती थी तो उसे पहले यूवेई के सो जाने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन गॉडकिंग जबरदस्ती उस तक पहुंच सकता था। उसे उसके सो जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यूवेई ने जरा भी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत कहा, जूनियर प्रशिक्षु भाई, मेरा पेट भर गया है। मैं थोड़ी थकी हुई हूँ।
मैं थोड़ी झपकी लेने जा रही हूँ। जाओ और थोड़ा आराम करो, निंग ने तुरंत कहा। वह गर्भवती थी, उसकी सेहत की अनदेखी करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। यूवेई पास के कमरे में चली गई, बिस्तर पर लेट गई, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। अंधकार की एक विशाल दुनिया के भीतर यूवेई अचानक प्रकट हुई, और जैसे ही उसने देखा उस विशाल राजसी सिंहासन को अनंत अंधकार के बीच मंडराते हुए देखा, साथ ही सिंहासन पर विराजमान गॉड किंग की विशाल आकृति भी। उसने गेटमास्टर अजूर फॉक्स को गॉड किंग के सामने घुटनों के बल बैठे देखा। यूवेई भी तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, गॉड किंग। यूवेई, गॉड किंग ने कहा, ग्रैंडजिया राजवंश ने हमारे सीमलेस गेट के खिलाफ जो महान लड़ाई लड़ी है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? यूवेई कुछ चौंकी, उसने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, सीमलेस गेट को भारी नुकसान हुआ, गॉड किंग ने कहा। ग्रैंडजिया ने शानदार जीत हासिल की। क्या आप जानते हैं कि ग्रैंडजिया क्यों जीता? यूवेई एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी निंग की वजह से। वह अच्छी तरह जानती थी कि देवराज को युद्ध की सारी जानकारी होनी चाहिए, उससे कुछ भी छिपाना संभव नहीं था। ठीक है, जी निंग की वजह से। गॉड किंग ने धीरे से अपनी उंगलियां अपने आर्मरेस्ट पर थपथपाईं। उनकी आवाज में संदेह का भाव था। तुम्हारे दाव साथी जी निंग ने अपनी शक्ति इतनी कैसे बढ़ा ली? क्या वह एक शुद्ध यांग सच्चा अमर बन गया, या इसलिए कि उसने उन हृदय शक्ति तकनीकों में महारत हासिल कर ली है जो बूढ़े युवान ने उसे दी थी? आपके अधीनस्थ को नहीं पता, यूवेई ने सम्मानपूर्वक कहा। तुम्हें नहीं पता? देवराज ने नीचे उसकी ओर देखा। यूवेई का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। मुझे विश्वास है कि वह एक शुद्ध यांग सच्चा अमर बन गया होगा, गॉड किंग ने कहा। यूवेई हैरान था। क्या गॉड किंग को पहले से ही इसका जवाब पता था? मेरे सामने तुम झूठ नहीं बोल सकते, गॉड किंग ने शांति से कहा। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन भविष्य में अगर मैंने तुमसे ग्रैंडजिया के बारे में कोई जानकारी मांगी और तुमने कुछ भी छिपाने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें अनंत नर्क में निर्वासित कर दूंगा। जब ऐसा होगा तो तुम्हारे और जी निंग की संतान को इस दुनिया में आने का कभी मौका नहीं मिलेगा। यूवेई का दिल एक बार फिर कांप उठा। यही तो वो चीज थी जिससे उसे सबसे ज्यादा डर था। वो सबसे ज्यादा यही चाहती थी कि जब तक उसका बच्चा पैदा न हो जाए, वो जिंदा रहे। मुझे माफ कर दो, भगवान राजा, यूवेई ने जल्दी से कहा। देवराज ने बस उसे एक नजर देखा। फुफ, यूवेई हवा में गायब हो गया। गॉड किंग, एजोर फॉक्स ने अपना सिर उठाया और गॉड किंग की ओर देखा। उसका पेट सवालों से भरा हुआ था। लगता है जी निंग ने यूवेई से झूठ नहीं बोला, गॉड किंग ने धीरे से कहा। जी निंग ने वाकई एक आत्मा हृदय बल तकनीक ईजाद कर ली है। अगर उसे बेरोक टोक बढ़ने दिया जाए तो मुझे डर है कि तीनों लोगों के नुवा गठबंधन को जल्द ही एक और मुश्किल से निपटने वाला स्वर्ग देवता या सच्चा अमर मिल जाएगा। एजोर फॉक्स और भी अधिक हैरान था। जी निंग ने यूवेई को बताया कि उन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल की है। देवराज ने अपने सबसे समर्पित सेवक को इसका स्पष्टीकरण दिया। आत्मा हृदय बल तकनीक में एक बड़ी सफलता। हालांकि इससे पहले मुझे चिंता थी कि जी निंग झूठ बोल रहे होंगे। उनके झूठ बोलने या न बोलने का सबसे अच्छा फैसला उनकी ताऊ साथी यूवेई ही कर सकती थी। वह उन्हें किसी और से बेहतर जानती थी। अगर उन्होंने झूठ बोला है तो यूवेई को इसका पता चल जाना चाहिए। हालांकि मैं समझ सकता था कि यूवेई भी मानती हैं कि जी निंग ने वास्तव में अपनी आत्मा हृदय बल तकनीक में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। यद्यपि यूवेई ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन देवराज यूवेई के सभी विचारों को पूरी तरह से समझ सकता था। तथापि देवराज को यह एहसास नहीं था कि निंग ने किसी को भी यह नहीं बताया था कि वह शुद्ध यांग सच्चा अमर बन गया है। निंग ने सचमुच यूवेई से झूठ बोला था। उसका हृदय बल अविश्वसनीय रूप से प्रबल था, इसलिए झूठ बोलते समय वह कोई भी दोष प्रकट नहीं कर पाता था। इसके अलावा हालांकि यूवेई के मन में कुछ अस्पष्ट अनुमान थे, फिर भी उसे निंग पर पूरा विश्वास था। निंग उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, इसलिए उसे उसकी बातों पर जरा भी संदेह नहीं था। यूवेई से बात करने और पूछताछ करने के बाद अंत में गॉड किंग ने फैसला किया कि जी निंग ने वास्तव में हृदय बल में एक सफलता हासिल की है। एजोर फॉक्स ने जल्दी से कहा, यह अच्छी बात है। कम से कम वह अभी तक शुद्ध यांग सच्चा अमर तो नहीं बना है। अच्छा, गॉड किंग ने एजोर फॉक्स को तिरछी नजर से देखा। तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि उसके लिए आत्मा हृदय शक्ति में सफलता पाने का क्या मतलब है। तीनों लोकों में ऐसे कई लोग हैं जो स्वर्ग के देवता या सच्चे अमर बन गए हैं, लेकिन आत्मा हृदय शक्ति तकनीक विकसित करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2 उंगलियों पर गिनी जा सकती है। एजोर फॉक्स हैरान रह गया। बूढ़े युवान ने अपनी शिक्षाएं जी निंग को दी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ 3 सालों में ही उनमें पारंगत हो जाएंगे। देवराज के काले वस्त्रों के चारों ओर का कोहरा मानो प्रकाश से चमक रहा था। जी निंग ने बहुत पहले ही तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली है और तलवार के ताव में उनकी गहरी अंतर्दृष्टि है। इसमें महारत हासिल करने और एक शुद्ध यांग सच्चा अमर बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये बस समय की बात है। हालांकि आत्मा हृदय बल तकनीक में महारत हासिल करना बेहद कठिन है। उसने अपने सामने सबसे कठिन कार्य पहले ही पूरा कर लिया है, देवराज ने कहा। उसने आत्मा हृदय बल तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, जिसका अर्थ है कि उसके स्वर्गीय दंडक पर उसका नियंत्रण और उसकी शक्ति की मात्रा तुरंत 10 गुना या 20 गुना बढ़ गई है। एक बार जब वह एक शुद्ध यांग सच्चा अमर भी बन जाता है, तो उसकी अमर सेना की शक्ति फिर से विस्फोटक रूप से बढ़ जाएगी। जब ऐसा होगा तो उससे निपटना बेहद मुश्किल हो जाएगा। नुवा गठबंधन को एक और घातक हथियार मिल जाएगा। देवराज संकोच में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें।
दोनों गठबंधनों के बीच लड़ाई एक धीमी लंबी लड़ाई थी, जिसमें प्रत्येक पक्ष जमीन के एक एक टुकड़े के लिए लड़ रहा था। हर बार वे अपने दुश्मन की ताकत को थोड़ा कम कर देते थे, लेकिन कई लड़ाइयों में उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया था उससे उन्हें बहुत फायदा होता था। इस समय दोनों पक्षों के सच्चे देवता और दैवीय पिता हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक बार किसी एक पक्ष के हस्तक्षेप करने पर हताहतों की संख्या तुरंत बढ़ जाएगी। हालांकि ये तूफान अपरिहार्य था, उन्हें किसी न किसी मोड़ पर लड़ना ही था। हालांकि शुरुआत में वे अपनी ताकत को यथासंभव बचाकर रखने वाले थे। स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर लोग कर्मगत भाग्य के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन अंत में जब एक पक्ष को यह एहसास हुआ कि अब उनके पास अपने कर्म भाग्य को सुधारने का कोई मौका नहीं है, तो वे संभवतः अपने सबसे उन्मत्त हमले शुरू कर देंगे। यही वह समय होगा जब अंतिम युद्ध होगा। हालांकि अभी दोनों पक्षों को लग रहा था कि उनके पास अपनी कर्म स्थिति सुधारने और अपने कर्म भाग्य को बेहतर बनाने के अवसर हैं। अगर वे ऐसा कर पाते तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों उनके पक्ष में होते, और कर्म भाग्य की इस लड़ाई में कुछ बेहद खास स्वर्ग के देवता या सच्चे अमर, जैसे लू डोंगबिन और ऊंची गुफाओं के उनके 8 अमर या भयानक दिव्य धनुर्धर, इस मामले में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। अगर जीनिंग किसी आत्मा हृदय शक्ति तकनीक में महारत हासिल कर लेते और एक शुद्ध यांग सच्चे अमर बन जाते, तो उनकी सेना एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती जिसका पूरे युद्ध पर गहरा प्रभाव पड़ता। समय बीतता गया। गॉडकीप का बायां हाथ धीरे धीरे लेकिन लगातार उसके सिंहासन के आर्मरेस्ट पर थपथपा रहा था। थप थप थप। एजियो फॉक्स को ऐसा लग रहा था मानो हर थप उसके दिल पर पड़ रही थप थी। अचानक देवराज का बायां हाथ रुक गया। एजियो फॉक्स ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसे लगा जैसे अंधेरे की पूरी दुनिया जम गई हो। गॉडकीप की आंखों में मानो बिजली सी चमक उठी हो। उसने ठंडे स्वर में कहा, देर सबेर हमें क्रिम्सन राइट के खिलाफ एक निर्णायक अंतिम युद्ध लड़ना ही होगा। फिर इस अंतिम युद्ध का स्थान ग्रैंड जिया की दुनिया हो। अपनी तैयारी करो। मैं 5वीं दुनिया की शक्तियों को बुलाकर उन्हें ग्रैंड जिया पर आक्रमण करने के लिए भेजूंगा। हम एक रियल वॉर की तैयारी करेंगे और साथ ही जीनिंग से भी छुटकारा पालेंगे। रियल वॉर? एजियो फॉक्स चौंक गया। कभी कभी किसी बड़े विश्व के विरुद्ध युद्ध किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक विकराल रूप धारण कर लेता था। दोनों ओर की प्रमुख शक्तियां लगातार अपने अधीनस्थों को सशक्त बनाती रहती थीं, जिसके परिणामस्वरूप एक विशाल युद्ध छिड़ जाता था जिसमें उस क्षेत्र के अधिकांश एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर, साथ ही क्षेत्र के अनगिनत दिव्य अमर और सच्चे अमर भी भाग लेते थे। इस प्रकार के युद्ध को क्षेत्र युद्ध कहा जाता था। जल्दी करो और तैयारी करो, देवराज ने आदेश दिया। हाँ, एजियो फॉक्स ने आदरपूर्वक कहा। वह तुरंत अंधकार की दुनिया से चली गई। पुस्तक 18 अध्याय 27 घात। स्वर्ग क्षेत्र उस प्राचीन आदिकालीन युद्ध के बाद से जिसके परिणामस्वरूप विश्व का विनाश हुआ और त्रिलोकों का निर्माण हुआ, स्वर्गीय लोक सबसे बड़ा अवशेष लोक रहा है जो पीछे छूट गया था। स्वर्गीय लोक का आभामंडल प्राचीन विश्व के आभामंडल से बहुत मिलता जुलता था। इस विशाल लोक में स्वर्गीय न्यायालय का केवल आंशिक प्रभुत्व था, जो पूर्वी क्षेत्र पर शासन करता था। बौद्धों का लिंग पर्वत पश्चिम में स्थित था और अनेक बुद्ध वहीं स्थित थे, जिसके परिणामस्वरूप इसका दर्जा न्यायालय से कहीं अधिक ऊंचा था। जब दिव्य सम्राट बुद्ध को देखता तो उसे अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करना पड़ता था। आखिरकार बुद्ध सभी सच्चे देवताओं और ताओ पिताओं के समान थे। अधिक से अधिक वे दिव्य सम्राट 3 लोकों के नामात्र नेता के प्रति सतही तौर पर विनम्र होंगे। स्वर्गीय क्षेत्र भी ताओवादी पथ के पवित्र स्थलों से भरा हुआ था। ताओवादी मार्ग, बौद्ध संघ, यही स्वर्गीय क्षेत्र की सच्ची शक्तियां थीं। इनके बाद ही विभिन्न प्रमुख शक्तियां थीं। बेशक इस क्षेत्र में कई अन्य स्वर्गिक देवता और सच्चे अमर भी थे, जिनके अपने क्षेत्र और क्षेत्र थे जहां उनका शासन चलता था। उन्होंने स्वर्गीय सम्राट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। स्वर्ग क्षेत्र, माउंट टोंगलियान। महान राजा। एक 0 स्तरीय मूषक प्रकार का दिर्दैत्य जोर से पुकारता हुआ आगे की ओर उड़ रहा था। वह जल्द ही एक विशाल महल में पहुंच गया, जिसके अंदर अलग अलग रूप रंग वाले 6 दिर्दैत्य देवता थे। ये 6 दिर्दैत्य देवता मदिरा के कड़ाहों से मदिरा पी रहे थे और बड़े चाव से मांस के बड़े बड़े टुकड़े खा रहे थे। यह क्या है? एक विशालकाय, बलिष्ठ, सुनहरी आंखों वाला, लंबी मूंछों वाला डायरी मॉन्स्टर गॉड चिल्लाया। 0 स्तर का दिरे मॉन्स्टर धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया। महान राजा, सच्चे अमर सॉन्ग क्लाउड ने एक दूत भेजकर आप 6 लोगों को आधे साल बाद उसके क्लाउड सॉन्ग पर्वत पर इकट्ठा होने का निमंत्रण दिया है। सच्चा अमर गीत बादल 6 दिर्दैत्य देवताओं ने तुरंत शराब का असर उतार दिया और पूरी तरह शांत हो गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। समझ गया, सच्चा अमर सॉन्ग क्लाउड हमेशा इधर उधर भटकते हुए समय बर्बाद करता है। हम 6 भाइयों, हमारा समय बहुत कीमती है और हम घूमने फिरने के मूड में नहीं हैं। दूत से कहो भाग जाए। एक लंबा दुबला पतला डायर मॉन्स्टर भगवान, जिसका चेहरा नीले शल्कों से ढका हुआ था, चूहे डायर मॉन्स्टर पर भौंका। हाँ। 0 स्तर का डायर मॉन्स्टर तुरंत पीछे हट गया। उफ, इतनी शराब पीने से मुझे चक्कर आ रहा है। मैं थोड़ी झपकी लेने जा रहा हूँ। सुनहरी आंखों वाला डायर मॉन्स्टर तुरंत लेट गया और खर्राटे लेने लगा। मैं भी झपकी लेने जा रहा हूँ। फिर एक और लेट गया। अगर तुम नहीं पियोगे तो मैं पीऊंगा। 6 दिरे मॉन्स्टर देवताओं में से कुछ सो गए, जबकि अन्य ने पीना जारी रखा। लेकिन फिर भी भले ही वे शराब पीते रहे, स्वर्ग के देवता होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से आसानी से अपने छोटे आकार के प्रतिरूप बना सकते थे। उनके सभी प्रतिरूप अपने अपने अमर स्थानों में छिपे हुए थे और वे तुरंत सो गए।
स्वर्ग क्षेत्र। क्लाउड मिस्ट क्रीक। क्लाउड मिस्ट क्रीक की गहराई में एक पानी के नीचे का महल था। इस पानी के नीचे के महल में तरह तरह के राक्षस सेवा करते थे, जिनमें झींगा सैनिक और केकड़े के सरदार भी शामिल थे। इस पानी के नीचे के महल की स्वामिनी प्रसिद्ध 9 क्लाउड मिस्ट परियां थीं। 9 क्लाउड मिस्ट परियां, हालांकि उन्हें परियां कहा जाता था, लेकिन असल में वे दिव्य राक्षस थीं जिन्होंने स्वर्ग के देवता या सच्चे अमर स्तर तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षण लिया था। चूंकि वे एक दूसरे के प्रति गहरा स्नेह रखती थीं, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती और पीछे हटती थीं, इसलिए तीनों लोकों में उनसे निपटना बेहद मुश्किल हो गया था। जब उन सभी 9 ने मिलकर सेना बना ली, जब तक कि कोई सच्चा ईश्वर या कोई पिता हस्तक्षेप न करे, तीनों लोकों में बहुत कम लोग थे जो उनके साथ कुछ कर सकते थे। बहनों, अब बहुत खेल हो गया। अब ट्रेनिंग का समय है। तूफान आ गया है और हम अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते, आराम नहीं कर सकते। 9 बहनों में सबसे बड़ी बहन फेयरी स्काई क्लाउड बोली, हमारी सबसे बड़ी बहन सच बोलती है। अन्य सुंदर डायरे मॉन्स्टर्स ने उसकी बातों पर सहमति जताई। वे सभी अपने शांत कमरों में लौट आए, जाहिरा तौर पर प्रशिक्षण के लिए, लेकिन वास्तव में वे सपनों के दायरे में प्रवेश कर गए। अंधकार की विशाल दुनिया के भीतर विशालकाय देवराज अपने 30,000 मीटर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। उनके काले वस्त्र उनके चारों ओर घने कोहरे की तरह फैले हुए थे। वे वहां चुपचाप बैठे रहे। एक के बाद एक अमर और दुष्ट देवताओं का समूह उसके सामने प्रकट होने लगा। गॉडकिड ने हमें क्यों बुलाया है? अरे, इतने सारे लोग! टोंगलियान पर्वत के 6 दिरे मॉन्स्टर देवता आ गए हैं। 9 क्लाउड मिस्ट परियां भी आ गई हैं। अरे, क्या ये ड्रैगनीटा पर्वत के 3 दिरे मॉन्स्टर देवता नहीं हैं? तो वे भी हमारे पक्ष में हैं। पिछली बार ड्रैगनीटा पर्वत के 3 दिरे मॉन्स्टर देवताओं ने बौद्ध संघ के 2 बोधिसत्वों को मार डाला था। अनेक अमर और दुष्ट देवता एकत्रित होने लगे, सभी स्वर्गिक देवता या सच्चे अमर स्तर पर। कुछ कमजोर देवता थे जो साधारण एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर थे, लेकिन माउंट टोंगलियान के 6 दिरे मॉन्स्टर देवता, 9 क्लाउड मिस्ट परियां और माउंट ड्रैगन ईटर के 3 दिरे मॉन्स्टर देवता सबसे ऊपर थे। हालांकि गॉडकिंग के पास 100 सीमलेस गेट थे, लेकिन उन तीनों जैसी सर्वोच्च शक्तियां सीधे गॉडकिंग को ही रिपोर्ट करती थीं। बाकी सीमलेस गेट उन्हें आदेश देने में असमर्थ थे। हम आपके सामने नतमस्तक हैं, देवराज। हम आपके सामने नतमस्तक हैं, देवराज। यद्यपि वहां पहुंचने पर उन सभी को गहरा सदमा लगा, फिर भी वे सभी आदरपूर्वक घुटनों के बल बैठ गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, और भी अमर और दुष्ट देवता आते गए, जिनमें सच्चे अमर व्हाइटपोल और गेटमास्टर एजर फॉक्स भी शामिल थे। जब 68वां सदस्य आया, तो अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देवराज ने आखिरकार अपनी बात रखी। क्रिम्सन ब्राइट क्षेत्र दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट के नियंत्रण में है। देवराज की आवाज गूंजी इस विशाल अंधेरी दुनिया के हर इंच और साथ ही उनके अधीनस्थों के दिलों में गूंज उठी। अगर सीमलेस गेट को कर्मों का भाग्य प्राप्त करना है, तो हमें कई प्रमुख दुनियाओं पर नियंत्रण करना होगा। क्रिम्सन ब्राइट क्षेत्र के विरुद्ध हमारी पिछली लड़ाइयां केवल छोटी मोटी झड़पें थीं, और दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट ने भी अपनी शक्ति बचाकर रखी है। हमारे दोनों पक्ष एक सच्चे क्षेत्र युद्ध की शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं। नीचे बैठे सभी स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर लोग चौंक गए। वे तुरंत समझ गए कि देवराज ने उन्हें किस लिए बुलाया है। अगर हम उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं करते, तो हम उनके प्रमुख लोगों पर अपना नियंत्रण स्थिर नहीं कर पाएंगे। हमें रियल वॉर में विजय प्राप्त करनी होगी। हमें उन्हें पूरी तरह से हराना होगा। गॉडकिड की आवाज ठंडी हो गई। अगर हम उन्हें रियल वॉर में हरा सकते हैं, तो क्रिम्सन ब्राइट रियल्म के लोग हमारा विरोध करने में असमर्थ हो जाएंगे, जिससे हम उन्हें आसानी से जीत सकेंगे। यदि हम उन्हें पराजित नहीं करते, तो वे हमें उन प्रमुख विश्वों से भी बाहर धकेलने में सक्षम हो जाएंगे, जिन पर हमने अभी तक कब्जा कर रखा है। क्रिम्सन ब्राइट दायरे के खिलाफ रियल वॉर ग्रैंड जिया की दुनिया पर स्थित होगा। देवराज ने अपनी घोषणा की। सीमलेस गेट की उच्च स्तरीय प्रमुख शक्तियों में गॉडकिंग का दर्जा बेहद ऊंचा था। इसके अलावा अभी भी सुप्त अवस्था में मौजूद इस व्यक्ति ने केवल एक ही शिष्य को अपनाया था, गॉडकिंग। इससे गॉडकिंग का दर्जा अत्यंत अलौकिक हो गया था। जब तक वह कोई बड़ी गलती नहीं करता, गॉडकिंग आमतौर पर सीमलेस गेट्स की पूरी सेना पर नियंत्रण रखता था। ग्रैंड जिया के वर्तमान स्वामी आदिकालीन शाही कुल के सदस्य जियामांग सन हैं। इस जिया सम्राट की शक्ति अत्यंत प्रचंड है, देवराज ने कहा। अजूर फॉक्स ने अपनी सेना को कई बार जिया सम्राट से लड़ने का आदेश दिया था, लेकिन इस समय वह हार रही है। हार रहे हो? सभी अमर और दुष्ट देवता एजर फॉक्स की ओर देखने लगे। वे सभी जानते थे कि एजर फॉक्स पूरी तरह से ईश्वर राजा के प्रति समर्पित है। उपस्थित लोगों में से कुछ कट्टर निष्ठावान थे, जबकि कुछ सीमलेस गेट की अपार शक्ति के मोह में थे, इसीलिए वे उसमें शामिल हुए थे। हालांकि अपनी शक्ति के कारण सीमलेस गेट ने उन्हें भी अत्यधिक सम्मान दिया। वह इसलिए हार रही है क्योंकि ग्रैंड जिया के जिया सम्राट की तरफ से एक नया चरवाहा उभर आया है, जिसका नाम जीनिंग है, गॉडकिंग ने कहा। वह जिस हेवन पनिशर की कमान संभालता है, वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जहां तक उसकी शक्ति का सवाल है, एजर फॉक्स के साथ कुछ समय बातचीत करके देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। समझ गया, सबने सहमति जताई। मैंने तुम्हें इतनी सावधानी से यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम चुपके से हमला करो। देवराज की आंखों में बिजली सी चमक आ गई। चुपके से हमला? वहां उपस्थित सभी लोग विचार करने लगे। इस समय ग्रैंड जिया अपनी महान सफलता का जश्न मना रहे होंगे। मुझे लगता है कि वे एजर फॉक्स की सेना का पूरी तरह से सफाया करने की योजना बना रहे हैं, गॉडकिंग ने कहा। जब तुम सब ग्रैंड जिया की दुनिया में इकट्ठा हो जाओ, तो छिपकर रहना। बस एजर फॉक्स और बाकी लोगों के साथ लड़ते रहना।
जब समय आएगा तुम सब एक साथ प्रकट होगे। जिया सम्राट की सारी सेना का सफाया कर दो, किसी को भी जीवित न छोड़ना। हाँ, अमर और राक्षस सभी उत्सुक हो गए। घात लगाकर हमला, एक अप्रत्याशित आश्चर्य। अपनी शक्ति को देखते हुए वे सचमुच बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और जिया सम्राट की सेनाओं को पूरी तरह से कुचलने और उनका कत्लेआम करने में सक्षम थे। इस घात का सबसे जरूरी पहलू सावधानी बरतना है, चाहे कुछ भी हो इस जानकारी को लीक न होने दें, गॉड किंग ने गंभीरता से कहा। नुवा गठबंधन की कुछ प्रमुख शक्तियां पूरे त्रिलोक पर नजर रख सकती हैं, खास तौर पर सुभूति। वह जी निंग का गुरु है और संभवतः ग्रैंड जिया के लिए युद्ध पर नजर रख रहा है। वह अपने त्रिलोक के स्वप्न का उपयोग करने में भी सक्षम है। जैसे ही उसे पता चलेगा हमारा घात विफल हो जाएगा तो जी निंग सुभूति का शिष्य है। सभी अमर और राक्षस देवता मन ही मन आश्चर्यचकित हो गए और वे उससे और भी अधिक सावधान हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि पितामह सुभूति अपने शिष्यों को शिक्षा देने और प्रशिक्षित करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। तुम्हें सावधान रहना होगा। अभी के लिए तीनों लोकों के पार शून्य में इकट्ठा हो जाओ और रहो, देवराज ने निर्देश दिया। इस तरह सुभूति तुम्हें खोज नहीं पाएगा। फिर छिप जाओ और दो जुमिंग अमरों से कहो कि वे अपने प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने का उपयोग करके शून्य में एक छेद कर दें, जिससे तुम सीधे एजियोफॉक्स के निर्बाध शहर में पहुंच सको। इस तरह अगर सुभूति तुम दोनों को खोज भी लेता है तो भी वह यही सोचेगा कि तुम वहां केवल सहायता प्रदान करने के लिए हो। सिंहासन के नीचे बैठे सभी लोगों ने सिर हिलाया। बिल्कुल, अभी एजियोफॉक्स का सीमलेस गेट हार रहा था। अगर उसने गॉड किंग से अतिरिक्त सैनिक मांगे होते और गॉड किंग ने रियल्म वार शुरू करने का फैसला नहीं किया होता तो दो जुमिंग इमॉर्टल्स को अतिरिक्त सैनिक के रूप में भेजना ही उसकी मूल योजना थी। इसलिए इस तरह की व्यवस्था समझ में आती थी और इसमें कोई स्पष्ट खामी नहीं थी। याद रखो, इस घात का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह गुप्त रहे। गॉड किंग ने उन्हें एक बार फिर याद दिलाया। समझ गया, सबने स्वीकार किया। वे सभी बहुत उत्सुक थे। सबसे पहले वे जिया सम्राट की सारी सेना का सफाया कर देंगे, जिसमें जी निंग नाम की सेना भी शामिल थी। फिर वे दावफादर क्रिम्सन ब्राइट की सेना के खिलाफ युद्ध करेंगे। अगर वे जिया सम्राट की सेना का सफाया कर देते तो उनके लिए रियल वार जीतना आसान हो जाता। जिया सम्राट की सेनाएं स्वाभाविक रूप से इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थीं कि गॉड किंग स्वप्नलोक में अपनी सेना को बुला रहे थे। आर्च ड्रैगन क्लाउड सिटी। जिया सम्राट इस समय पूरी तरह आश्वस्त था। उसने हवा में खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, सब लोग, हम जीत के बेहद करीब हैं। हमें इस मौके का फायदा उठाकर सीमलेस गेट के और भी अमर और दुष्ट देवताओं को मारना होगा। हम उन्हें ग्रैंड जिया से खदेड़ देंगे और ऐसा करेंगे कि वे फिर कभी आक्रमण करने की हिम्मत न करें। अगर वे मरते दम तक लड़ने का फैसला करते हैं तो हम उन सबको मिटा देंगे। मारना, मारना, मारना। वहां इकट्ठा हुए अनगिनत अमर और दुष्ट देवता जोर से दहाड़ रहे थे। उनका मनोबल चरम पर था और जिया सम्राट भी आत्मविश्वास से भर गया। व्हाइट पोल कमांडरी का पूरा दल उसकी संरचना में फंस गया था। यहाँ तक कि महान टेलीपोर्टेशन भी किसी को इस जगह में घुसने नहीं दे सकता था। एकमात्र संभावना यही थी कि कोई अंतरिक्ष में जबरदस्ती छेद कर दे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसे जरूर पता चल जाएगा। जैसे ही उसे सीमलेस गेट को मजबूत बनाने का कोई संकेत दिखाई देगा, वह दावफादर क्रिम्सन ब्राइट से मदद मांगेगा। दावफादर क्रिम्सन ब्राइट ने जिया सम्राट से वादा किया था कि अगर जिया सम्राट दुश्मन को सेना बुलाने के लिए मजबूर कर पाए तो वह जरूर मदद करेगा। चलो सीमलेस सिटी की ओर चलें, जिया सम्राट ने आदेश दिया। तुरंत ही आर्च ड्रैगन क्लाउड सिटी के भीतर कई भव्य संरचनाएं आकार लेने लगीं। एक के बाद एक विशाल स्वर्गीय दंडक आकार लेने लगे और साथ ही उससे भी ज्यादा विशाल पंगु युद्ध संरचनाएं भी। हालांकि कुछ फेंट गॉड नष्ट हो गए थे, लेकिन ज्यादातर अभी भी जीवित थे। बचे हुए दो पंगु युद्ध संरचनाओं ने नष्ट हुए पंगु को अपनी कुछ शक्तियां प्रदान की थीं और इस प्रकार वे अभी भी 3 पंगु युद्ध संरचनाएं बनाने में सक्षम थे। वह विशाल शक्तिशाली रेन ड्रैगन भी उनके ऊपर हवा में तैर रहा था और सभी एम्पायरियन गॉड गोलेम सक्रिय हो गए थे। हालांकि उनमें से सबसे शक्तिशाली आभा स्वर्ग दंडक की थी, जिसके हाथों में 2 विशाल तलवारें थीं। मार डालो। सैन्य मनोबल चरम पर था क्योंकि शक्तिशाली विस्मयकारी सेना अचानक पतली हवा में गायब हो गई। आर्च ड्रैगन क्लाउड सिटी के बाहर टेलीपोर्ट हो गई। पुस्तक 18 अध्याय 28 दावफादर क्रिम्सन ब्राइट सुदृढ़ीकरण। थोड़ी देर बाद जी निंग और अन्य लोग आर्च ड्रैगन क्लाउड सिटी में लौट आए। वापस आ गए? क्या तुम अभी कुछ देर पहले ही लड़ने नहीं गए थे? वे सैन्य शिविर में वापस आ गए थे और यूएई आश्चर्य से निंग की ओर देख रहा था। डाकन और फार्मी के अमर सैनिकों को उनके अपने अपने घरों में वापस भेज दिया गया था। लौटते हुए वे सब इस बारे में बातें कर रहे थे कि सीमलेस गेट इतना कायर है कि लड़ने को भी तैयार नहीं है और लगता है सीमलेस गेट को पता चल गया है कि वह हारने वाला है। निंग अपने कमरे में आया और एक मेज के पास बैठ गया। उसने अपने लिए एक ग्लास वाइन डाली और फिर मुस्कुराते हुए बोला, सीमलेस गेट अब घबरा रहा है। हम काफी देर से उन्हें लड़ने के लिए बुला रहे थे, लेकिन वे बाहर आने को तैयार नहीं थे। अगर वे बस वहां छिपने वाले हैं तो हमें क्या करना चाहिए? यूएई चिंतित था। अगर वे लड़ने को तैयार नहीं हैं तो यह अच्छी बात है। निंग हंसा। आदर्श रूप से वे फिर कभी लड़ने के लिए सामने नहीं आएंगे। जब तक वे नहीं लड़ेंगे, ग्रैंड जिया सम्राट का ही रहेगा और ग्रैंड जिया का कर्मफल हमारे पक्ष में रहेगा। यूएई ने धीरे से सिर हिलाया। निंग ने कहा, सीमलेस गेट के सामने अभी 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता उन्हें ग्रैंड जिया पर अपने मंसूबों को त्यागने का है। दूसरा रास्ता है कि वे अपनी और भी सेनाएं बुलाएं और बलपूर्वक उस पर कब्जा करें।
मुझे उम्मीद है कि वे पहला रास्ता अपनाएंगे। यद्यपि निंग युद्ध करने की इच्छा से भरा हुआ था, उसकी पत्नी गर्भवती थी। वह शांतिपूर्वक उसके साथ रहना चाहता था और अपने बच्चे को जन्म लेते देखना चाहता था। सीमलेस गेट शायद इस तरह से हार स्वीकार नहीं करेगा, यूवेई ने धीरे से कहा, अंधेरे की दुनिया और उसके भीतर के गॉड किंग के बारे में सोचते हुए। निंग ने सिर हिलाया। ठीक है, मैंने सिर्फ ट्रू इमोर्टल क्रिम्सन जॉय को मारा है। सीमलेस गेट को अभी तक कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्हें तुरंत हार मान लेनी चाहिए, इसकी संभावना बहुत कम है। निंग ने यूवेई के उभरे हुए पेट को धीरे से सहलाया। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, चाहे उसके सामने कैसी भी आंधी और तूफान क्यों न आए। कुछ चीजें ऐसी थीं जिनकी उसे हर हाल में रक्षा करनी थी। 3 लोगों से परे शून्य के भीतर एक टूटे हुए नष्ट ग्रह पर जो अनगिनत जख्मों से ढका हुआ था। ये निशान 2 महाशक्तियों के बीच हुए युद्ध के निशान थे। इस टूटे हुए ग्रह के ऊपर 29 दैवी देवता और सच्चे अमर इकट्ठा हो गए थे और भी आने वाले थे। इस रियल वॉर में हम 3 डायर मॉन्स्टर देवताओं का अनुसरण करेंगे। मैंने उनकी ताकत के बारे में बहुत पहले सुना था। इस बार हमें इसे खुद देखने का मौका मिलेगा। विभिन्न आकृतियां कुछ अधिक शक्तिशाली अमर और दुष्ट देवताओं से बातचीत करने लगीं और सबसे ज्यादा ध्यान माउंट ड्रैगनीटर के 3 निर्दैत्य देवताओं पर दिया। ये तीनों निर्दैत्य देवता आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे और उनके साथ ही एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर उन्हें लगभग अजेय मानते थे। ये तीनों जिया सम्राट या सच्चे अमर व्हाइट पोल से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। सीमलेस गेट में शामिल होने के उनके फैसले ने नुवा गठबंधन को बेहद नाराज कर दिया था। जब नुवा गठबंधन को पता चला, अफसोस, नुवा गठबंधन कुछ नहीं कर सका। दोनों पक्ष शक्तिशाली एम्पायरियन देवताओं और तीनों लोगों के सच्चे अमर देवताओं को अपने अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अतीत में तीनों लोगों में शांति थी। कई स्वर्गिक देवता और सच्चे अमर स्वतंत्र थे और किसी भी संगठन से संबद्ध नहीं थे। अब तूफान आने के बाद उन्हें एक पक्ष चुनना था। केवल सबसे उच्च शक्तियाँ, जैसे कि ओल्ड मैन युआन का गुट, ही अब भी देख और प्रतीक्षा कर सकती थीं। सब लोग यहाँ हैं। हमारे सभी साथी ताओवादी आ गए हैं। 2 अमर, जो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे, हंस पड़े। दोनों के चेहरे बड़े और काफी गोल मटोल थे। एक ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे, जबकि दूसरे ने स्लेटी वस्त्र पहने हुए थे जो इतने ढीले थे कि उसकी नंगी छाती दिखाई दे रही थी। ये दोनों असाधारण रूप से प्रसिद्ध जुड़वा जुमिंग अमर थे। साथी दाववादियों, कृपया पहले इस लॉकी में प्रवेश करो। श्वेत वस्त्रधारी अमर ने लॉकी का ढक्कन खोलकर उसे बाहर निकाला। यह महज एक अमर श्रेणी का जादुई खजाना था। वहां उपस्थित स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर प्राणी आवश्यकता पड़ने पर बलपूर्वक इसे तोड़कर बाहर निकलने में सक्षम थे। ठीक है, चलो अंदर जाएं। चल दर। तुरंत एक के बाद एक प्रकाश की किरणें लॉकी के मुंह की ओर दौड़ीं। इसके बाद श्वेत वस्त्रधारी अमर ने लॉकी को फिर से कांटा लगाया, फिर उसे अपने कंधों पर लटका लिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, बड़े भाई, चलो ग्रैंड जिया के व्हाइट पोल कमांडरी में चलते हैं। ठीक है, ग्रे रॉब वाली आकृति ने सिर हिलाया। फिर तुरंत ग्रैंड जिया की दुनिया में सीधे टेलीपोर्ट करने के लिए एक स्थानिक तकनीक का उपयोग किया। इसके बाद धूसर वस्त्रधारी आकृति ने एक काला प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाना निकाला जो एक रूलर जैसा दिखता था। उसने उसे हवा में चीरते हुए एक स्थानिक गलियारा बना दिया। स्थानिक गलियारे से होकर कोई देख सकता था कि दूसरा किनारा एक ऐसे स्थान से जुड़ा था जहां एक विशाल ऊंचा काला किला हवा में लटका हुआ था। यह निर्बाध शहर था। चलो चलें। 2 जुमिंग अमर तुरंत गलियारे में उड़ गए। व्हाइट पोल कमांडरी के भीतर मंडराता हुआ सीमलेस शहर। उड़ते हुए शहर के ऊपर हवा में एक अंतरिक्षीय चीरा दिखाई दिया और 2 गोल मटोल अमर उस अंतरिक्षीय चीरे से निकलकर नीचे सीमलेस शहर की ओर उड़ते हुए निकले। हमारे 2 साथी दाववादी आ गए हैं। साथी दाववादी जुए और साथी दाववादी मिंग, गेटमास्टर एजियो फॉक्स और ट्रू इमोर्टल व्हाइट पोल दोनों तुरंत आगे बढ़कर उन दोनों का अभिवादन करने लगे। उनके ठीक पीछे दूसरे एम्पायरियन देवता और ट्रू इमोर्टल भी थे। हॉलमास्टर, एम्पायरियन देवता बीस्टलीफ और एम्पायरियन देवता वेनमसोंग जैसे सभी ने बहुत ही परिचित अंदाज में पुकारा, तो ये हैं 2 जुमिंग इमोर्टल। अब जब आप दोनों आ गए हैं साथी दाववादियों, तो हमारी जीत की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। आपके मंत्र हमारे साथ होने से हमें अब ग्रैंड जिया से डरने की जरूरत नहीं होगी। एजियो फॉक्स और व्हाइट पोल ने ट्विन जुमिंग इमोर्टल्स को कुछ बार देखा। उन्होंने कोई मानसिक संदेश भी नहीं भेजा। वे सभी बेहद सतर्क थे, इस डर से कि नुवा एलायंस को पता चल जाएगा। अगर नुवा एलायंस को पता चल गया तो वे अपने दुश्मनों पर घात लगाने का मौका गंवा देंगे। 8 ड्रैगन क्लाउड सिटी की दीवारें। काले वस्त्र पहने जिया सम्राट दीवारों पर खड़े होकर बाहर फैले विशाल जंगल और दूर स्थित निर्बाध शहर को चुपचाप देख रहे थे। अचानक अंतरिक्ष कांप उठा। जिया सम्राट की भव्य सेना ने आसपास के लाखों किलोमीटर के अंतरिक्ष पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। जुड़वां जुइमिंग अमरों द्वारा निर्बाध शहर की ओर जबरन रास्ता बनाते हुए जिया सम्राट ने तुरंत ध्यान दिया। अरे! जिया सम्राट ने स्थानिक दरार की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। 2 गोल मटोल अमरों को स्थानिक दरार से बाहर उड़ते देखकर जिया सम्राट तुरंत समझ गया, जुड़वां जुमिंग अमर, क्या ये वाकई में दोनों हैं? सीमलेस गेट मुझे वाकई बहुत ऊंचा मानता है। हालांकि इन दोनों अमरों की तुलना जीनिंग के हेवन पनिशर से नहीं की जा सकती, लेकिन उनके मंत्र काफी जबरदस्त हैं। उनके मंत्रों से एक सेना का समर्थन मिलने पर सीमलेस गेट की कुल युद्ध शक्ति एक पूरे स्तर तक बढ़ जाएगी। अगर हम उनसे लड़ते रहे तो कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। दावफादर क्रिम्सन ब्राइट का ज्ञान स्थान। दावफादर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने दर्जनों स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर देवता खड़े थे।
वे सभी आकाश में प्रकाश के गोल दर्पण में चल रहे युद्ध दृश्य को देख रहे थे। यह वाइनसन क्षेत्र में हो रहा क्षेत्र युद्ध था। रियल वार वाकई बहुत क्रूर होते हैं। ये तीसरी बार है जब मैंने रियल वार देखा है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उसे देखकर मैं अब भी सिहर उठता हूँ। हमारे 12 से ज्यादा एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर देवता वाइनसन क्षेत्र में मारे गए हैं। सीमलेस गेट ने केवल 7 को खोया है। सीमलेस गेट के गोलेम सचमुच तीनों लोकों में बेजोड़ हैं। अगर उनके पास इतने भयानक गोलेम न होते तो सीमलेस गेट पहले ही हार जाता। लेकिन अब नुकसान में तो दावफादर वाइनसन का पक्ष है। स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर सभी चिंतित होकर देख रहे थे। हालांकि यह युद्ध वाइनसन क्षेत्र में चल रहा था, लेकिन दावफादर वाइनसन और दावफादर क्रिम्सन ब्राइट एक ही गठबंधन में थे। उन सभी को उम्मीद थी कि दावफादर वाइनसन की सेनाएं जीत हासिल करेगी। दरअसल उनमें से कुछ तो खुद भी युद्ध में उतरने के लिए उत्सुक थे। हालांकि वे समझते थे कि ये दावफादरों पर निर्भर है कि वे कब युद्ध में शामिल होंगे। दावफादर ज्यादा से ज्यादा कुछ एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों को सहायता के तौर पर भेज सकते थे। अगर दावफादर क्रिम्सन ब्राइट अपनी सारी सेनाएं भेज देते तो जब क्रिम्सन ब्राइट दायरे में एक क्षेत्र युद्ध छिड़ जाता तो उन्हें क्या करना होता। युद्ध की लपटें पूरे 3 लोगों में फैल चुकी थीं। वाइनसन लोग तो इसका एक हिस्सा मात्र था। दुखी, कितना दयनीय दृश्य है। जो लोग इस युद्ध को देख रहे थे उनके दिल दहल गए। उनमें से लगभग किसी ने भी ऐसा विनाशकारी और दयनीय युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। मास्टर, जिया सम्राट के क्लोन ने सम्मानपूर्वक कहा। दावफादर क्रिम्सन ब्राइट ने जिया सम्राट की ओर देखा। आपके शिष्य को अभी अभी पता चला है कि ग्रैंड जिया में सीमलेस गेट की शाखा को अभी अभी अतिरिक्त सैनिक मिले हैं। ट्विन जुमिंग इमॉर्टल्स अब उनके साथ हैं, जिया सम्राट ने कहा। एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर जो वाइनसन दायरे के दायरेवार पर नजर रखे हुए थे, सभी ने तुरंत अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया। चाहे वह युद्ध कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न रहा हो, उन्हें अब भी क्रिम्सन ब्राइट दायरे में होने वाली घटनाओं की सबसे ज्यादा परवाह थी। जुड़वां जुमिंग अमर, दावफादर क्रिम्सन ब्राइट ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने एक पल सोचा, नीचे की ओर देखते हुए। आप में से कौन ग्रैंड जिया और आपके साथी शिष्य जिया मंग को सीमलेस गेट को हराने में मदद करने के लिए तैयार है? मैं तैयार हूँ, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। इस महासंकट के सामने कोई भी पीछे नहीं हट सकता। दावफादर क्रिम्सन ब्राइट ने अपने एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमर देवताओं की टोली को ध्यान से देखते हुए मुस्कुराया। कुछ के पास अपनी प्रमुख दुनियाओं की रक्षा करने का दायित्व था, जबकि अन्य ने केवल अपने प्रतिरूपों को ही इस स्थान पर भेजा था। जल्द ही दावफादर क्रिम्सन ब्राइट की नजर 2 एकाकी आकृतियों पर पड़ी। स्नोडेंस, एवरग्रीन, तुम दोनों ग्रैंड जिया की ओर जाओगे और अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिया मंग की सहायता करोगे। हाँ, स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन और फेयरी स्नोडेंस स्वाभाविक रूप से अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने तुरंत आदेश को स्वीकार कर लिया। वे दोनों एकाकी व्यक्तित्व थे, किसी भी लोक से बंधे नहीं थे। उन्हें जहाँ भी जरूरत हो भेजा जा सकता था। अचानक अंतरिक्ष स्वयं धुंधला होने लगा, खासकर दावफादर क्रिम्सन ब्राइट के आसपास का स्थान जो अपारदर्शी और धुंधला हो गया। धुंधले स्थान के पार देखने का कोई रास्ता नहीं था। इससे जिया सम्राट और अन्य लोग पूरी तरह से चकित हो गए। उनके स्वामी दावफादर क्रिम्सन ब्राइट अचानक इस तरह की संरचना क्यों बना रहे थे? दावफादर क्रिम्सन ब्राइट अपने आसपास के वातावरण को देखकर हैरान रह गए। उनके आसपास का स्थान पूरी तरह से विकृत हो चुका था और उस विकृत स्थान के भीतर दाववादी वस्त्र पहने एक दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह सुभूति था। सुभूति, दावफादर क्रिम्सन ब्राइट ने आश्चर्य से कहा और जल्दी से खड़े हो गए। तुम मेरे घर क्यों आए हो? पिछली बार जब तुम मुझे ढूंढने आए थे तो अपनी शिष्या जीनेन के लिए। इस बार तुम मुझसे फिर बात करने आए हो। क्या तुम्हें मुझसे कुछ करवाना है? खैर, तुम्हारा शिष्य अभी ठीक है। जिस स्वर्ग दंडक की वह आज्ञा देता है उसके पास असाधारण शक्ति है। उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। सुभूति ने कहा, मैं यहाँ आपकी मदद मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद करो। दावफादर क्रिम्सन ब्राइट हैरान थे। सुभूति शांति से बैठ गए। पितामह क्रिम्सन ब्राइट उनकी ओर बढ़े, फिर हाथ हिलाया। उनके सामने तुरंत एक लकड़ी की मेज प्रकट हुई जो बहुमूल्य अमर मदिरा से भरी हुई थी। उन्होंने स्वयं सुभूति के लिए मदिरा का प्याला डाला। सुभूति और क्रिम्सन ब्राइट के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। आखिरकार वे दोनों आदिकालीन अराजकता से ही जन्मे थे और दोनों ही आदिकालीन अराजकता के सच्चे देवता थे। उन्होंने कई वर्षों तक जीवन मरण के संघर्षों में एक दूसरे का साथ दिया था और वास्तव में उनके बीच का रिश्ता सुभूति और थरीलाइव्स के रिश्ते से कम नहीं था। ये वास्तव में क्या है? दावफादर क्रिम्सन ब्राइट ने पूछा। अभी तो आप अपने शिष्यों को महाजिया के पास भेजने वाले थे, है ना? आप उन्हें मृत्युलोक भेज रहे थे। सुभूति सीधे मुद्दे पर पहुंचे। सिर्फ आपके 2 शिष्य ही नहीं, मुझे लगता है कि जियामांग के अधीन स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर देवता शायद ही बचेंगे। लेकिन हाँ, मेरा शिष्य जरूर बचेगा। 7 देवगण निंग की रक्षा कर रहे थे। यद्यपि वे 7 घात लगाने वाली सेना पर विजय पाने में सक्षम नहीं थे, फिर भी वे ये सुनिश्चित करने में सक्षम थे कि वह बच निकले। पिता क्रिम्सन ब्राइट दंग रह गए। मूर्खों की तरह यूं ही मत बैठे रहो। तुम्हारे क्रिम्सन ब्राइट राज्य के लिए राज्य युद्ध शुरू होने वाला है। तुम्हारे सभी शिष्यों और छात्रों को अब अपने जीवन के लिए लड़ना होगा। सुभूति ने एक गहरी सांस ली, फिर अपना सिर उठाया और एक प्याला मदिरा गटक लिया। रियल वार। दावफादर क्रिम्सन ब्राइट अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अपना शराब का प्याला एक तरफ गिरा दिया, जिससे शराब पूरी मेज पर फैल गई।